जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में एक दिल भेज के ये बताओ कि आप सब एकदम से बढ़िया हैं, गजब जिंदाबाद हैं। दिलीप यादव, सनी, लकी, सुनैना पाल, रिया सिंह, यूवी, सारे प्यारे साथियों का स्वागत है। और दोस्त पिछले सेट के 5 क्वेश्चन के आंसर आप सब लोग करेंगे। रिवीजन आप अच्छे तरीके से करते रहेंगे। उम्मीद करूंगा हर रोज मुझे आपसे कहने की जरूरत नहीं होगी। तो वारली किस राज्य की चित्रकला है, यानी कि कहाँ की साथी आपका वो क्या बोलेंगे आर्ट है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की आर्ट है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की आर्ट है जी, महाराष्ट्र की। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है 2024 से। मीटिंग बाय द रिवर किसकी है? विश्व मोहन भट्ट की है। किसकी है? विश्व मोहन भट्ट। आपने कल बताया मोहन भट्ट जी, विश्व मोहन भट्ट। ओके, विश्व मोहन भट्ट। लोकसभा में साथी आपका जनरल कैटेगरी के लिए कितनी सीट है? 412। 84 आपका एससी के लिए और 47 आपका एसटी के लिए है। ओके। तंदूर कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? जो तंदूर साथी कोल फील्ड्स हैं वो तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में है। एक बार स्कोर अपना बताएं शुभम भाई, स्कोर बता दो एक बार। बताएंगे जी। सारे साथियों का स्कोर आए। लूसीफर 5 स्कोर है, विक्रम 5 स्कोर, मनीषा 5 स्कोर है, प्रकाश भाई 5, प्रदीप नौखवाल 4, आर शर्मा 2, 2 नंबर बस, रोली 4, बिल्लू डॉन 5 है, गुनगुन 5 है, आपका पवन कुमार 5 पर हैं। बहुत वेलकम है दोस्त। आज के सेट को शुरू करते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा सेट है। बहुत सारे फैक्ट को हमने आज शामिल किया है कि आपका जो एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। लोक नृत्यों से संबंधित राज्यों के गलत संयोजन का चयन कीजिए। धनगरी गजा क्या महाराष्ट्र का है? बाकी विकल्पों को भी देखा करो। हाँ जी। डांडिया रास क्या गुजरात का है? आप कहेंगे हाँ जी। डोलू कुनुथा क्या कर्नाटक का है? हाँ जी। लेकिन पाइका, पाइका आप कहेंगे ये झारखंड का है। कहाँ का है? ये झारखंड का है, झारखंड। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पाइका झारखंड में भी होता है और कहाँ होता है? ओडिशा में भी होता है। पाइका कहाँ पे होता है? ओडिशा में भी होता है। केरला का कोई एक बात बताओ। केरला का आप कहेंगे भैया यहाँ पर थुल्लल है। कौन सा होता है? थुल्लल होता है, या उसको हम थुल्लम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और इसके 3 रूप होते हैं। क्या बोलोगे? इसके 3 रूप होते हैं। 3 रूप कौन कौन से होते हैं इसके? एक तो होता है सीतांकन, पारायण और ओट्टन। क्या बोलोगे? सीतांकन, पारायण, सीतांकन, पारायण और ओट्टन। पूछ लेगा ओट्टन कहाँ पर होता है, तो आप कहेंगे केरला में होता है। कहाँ पर? केरला में। थेयम कहाँ का है? यहीं का है। क्या बोलोगे? थेयम यहीं का है। आपसे पूछे कोलकली कहाँ का है, तो कोलकली यहीं का है। एक साथी केरला में नाटक भी होता है, उसका नाम बताओ मुझे। केरला में होने वाले जो साथी थिएटर का क्या नाम है? केरल में कौन सा थिएटर होता है? तो केरला में एक थिएटर होता है, उसका नाम है मुदीयेट्टू। कौन सा? मुदीयेट्टू होता है। अब बताओ यू मुदीयेट्टू आपने कहाँ पर पढ़ा था? तो आप कहेंगे भैया एक तो हम पढ़ते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है हमारे देश में? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व विरासत सूची में कितने स्थल शामिल है? तो 43 हैं। लेकिन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात करें, यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हमारे देश में कितनी है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत हमारे देश में कितनी है? तो आप कहोगे वो है 15। कितनी? 15। तो उन्हीं 15 में से एक है आपका मुदियेटू। तो बताओ मुदियेटू किस ईयर में शामिल हुआ था? ईयर सबकी तरफ से आए 2010 में। और 2010 में ही और क्या क्या शामिल हुआ था? तो आप कहेंगे एक तो छऊ शामिल हुआ था 2010 में ही। क्या छऊ भी शामिल हुआ था? छऊ कितने स्टेट्स में मैंने आपको बता रखा है। और आपका साथी एक और हुआ था, आपको उसको बोलते हैं राजस्थान का कालबेलिया। क्या? कालबेलिया। कालबेलिया राजस्थान, कालबेलिया। ठीक है, कालबेलिया राजस्थान। ये याद रखना हमेशा। ये दोनों भी कब शामिल हुए हैं? 2010 में। छऊ कितने राज्यों में होता है? 3 राज्यों में होता है। मयूरभंज छऊ कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है आपका। पुरुलिया छऊ कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। ओके। अब हम आपसे पूछेंगे कालबेलिया जो होता है राजस्थान में, राजस्थान में एक आपका सपेरा कम्युनिटी भी जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? सब लोगों का आंसर आना चाहिए। फिर हम आपसे कुछ डांस यहाँ पर पूछना चाहेंगे, बताना। कुछ डांस पूछेंगे, बताओ जरा। लावणी कहाँ का डांस है? लावणी, नंबर 1 बताओ। लावणी कहाँ का डांस है? लावणी जहाँ का है वहाँ का एक एक डांस और सोचो। ललिता डांस भी यहीं पे होता है, गोरीचा ललिता। पोवाड़ा होता है यहाँ पे, पोवाड़ा यहाँ का म्यूजिक भी है। क्या बोलोगे? पोवाड़ा यहाँ का भैया म्यूजिक भी होता है आपका। लेजिम भी होता है यहाँ पे। क्या होता है? लेजिम डांस भी होता है। लेजिम डांस भी होता है आपका। गफा भी होता है यहाँ पे, गफा भी होता है। बांधिया मुरली भी होता है। बांधिया बोलो या वांधिया बोलो?
वांध्या मुरली ये कहाँ के हैं? तो ये भैया जी महाराष्ट्र के हैं। सबका आंसर आया होगा महाराष्ट्र। अपना 1 नंबर जोड़ लेना भैया, एक मेरा ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं किसका ठीक होता है। रंगबती बताओ कहाँ का डांस है? रंगबती, रंगबती जहाँ का डांस है वहीं का रणपा फोक डांस भी होता है। कौन सा होता है? रणपा, रणपा फोक डांस भी वहीं का है जहाँ का रंगबती है। तो कहाँ का है बताओ? संबलपुरी वहीं का है, संबलपुरी। ब्लैक एंड वाइट डांस भी वहीं का होता है। कौन सा? ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट डांस भी वहीं का होता है। तो ये कहाँ का होता है? आपका ओडिशा के डांस है। ओडिशा के, कहाँ के? ओडिशा के ये फोक डांस है। क्या है? ओडिशा के ये आपका फोक डांसेस हैं, यानी कि वहाँ के लोक नृत्य हैं जो स्थानीय रूप से होते हैं। एक आप हमको बताओ, गिद्धा फोक डांस किस स्टेट में होता है? आपका गिद्धा होता है, आपका धमान होता है, धमान। लुड्डी होता है, लुड्डी होता है आपका। जूली भी यहीं पर होता है, जूली। क्या बोलेंगे? जूली भी यहीं पर होता है आपका। किकली भी यहीं पर होता है। तो ये कहाँ के हैं सब? आप कहोगे भैया ये पंजाब में होते हैं, आपका पंजाब में। 3 नंबर अपने जोड़ो जिसका ठीक है। 4 जोड़ो। चेरी बताओ कहाँ का डांस है? चेरी। चांग बताओ कहाँ का है? गणगौर बताओ, गणगौर, गणगौर। घूमर बताओ, घूमर, घूमर भी वहीं पर होता है आपका। तेरह ताली, तेरह ताली दोनों जगह होता है आपका, यानी एमपी में भी होता है और राजस्थान में भी ये होता है। राजा अपने स्थान पर ताली मार के बुला लेता है सबको। 5वां मुझे बताओ, कोलट्टम कहाँ का है? कोलट्टम, कोलट्टम कहाँ का है? कोलट्टम। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मईल अट्टम, मईल अट्टम याद है भाई। अट्टम कहाँ की पहचान है? केरल की। लेकिन मईल आ जाए या सिलबट्टम आ जाए, मिल सिल थिल इस तरह के आ जाए, तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे भैया मिल, यानी कि तमिलनाडु से होगा। कहाँ से होगा? तमिलनाडु से होगा। करगम बोल ले, करगम। तो ये सब कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के हैं, तमिलनाडु के हैं। आप मुझे बताओ, मयूर डांस कहाँ पर होता है? मयूर, मयूर डांस कहाँ पर होता है? कजरी कहाँ पर होता है? चरकुला डांस कहाँ पर होता है? चरकुला। तो आप कहेंगे भैया ये सारे डांस हैं आपके कहाँ के? यूपी के डांस है, यूपी के। 7वां क्वेश्चन मुझे बताओ, चांचरी डांस कहाँ पे होता है? चांचरी या लांगवीर डांस, अभी बताए थे मैंने 2 दिन पहले ही आपको। ये लांगवीर कहाँ पर होता है? हारूल कहाँ का है? हारूल। सर्रो डांस भी यहीं पर होता है, सर्रो। तो आप कहेंगे ये उत्तराखंड के डांस है। तो एक बार थम्सअप करके बताओ जिसके 7 में से 7 स्कोर था। थम्सअप करके जिसने इन सब के आंसर कनेक्ट किए, 7 में से 7 स्कोर किसका था? पक्का। इनमें से कौन सा लोक संगीत नागालैंड से संबंधित नहीं है? फोक म्यूजिक है, फोक डांस नहीं है, फोक म्यूजिक। तो जितने भी, जैसे नाग आ जाए आपकी गली में तो सब क्या करते हैं? ले 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 ले, नाग को ले लो, पकड़ लो इसको, ले ले ले। तो जितने भी लियू होते हैं, जैसे कि नागालैंड में एक लियू और मैं आपको बताऊं, उसका नाम है हेक्यू लियू। जब युद्ध जीत जाते थे ये लोग, युद्ध जीत जाते थे, आफ्टर विनिंग द वॉर, हेक्यू लियू होता। तो ले ले ले, नियोगा नहीं होगा यहाँ पर। क्या बोलेंगे? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नियोगा कहाँ पे होता है? अरुणाचल। और अरुणाचल एक साथ योगा करते हैं, ठीक है। नी योगा कहाँ पर बोलोगे? आपका अरुणाचल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, बाउल म्यूजिक कहाँ का है? बाउल, फटाफट से आंसर करें, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होती है। वेस्ट बंगाल में। मांडो म्यूजिक कहाँ का है? मांडो फोक म्यूजिक, मांडो जहाँ पे मांडवी नदी बहती है भैया, गोवा में है। चक्री कहाँ का है बताओ? जहाँ का चक्र तुमको नहीं पता है भैया, वहाँ का चक्कर। भाका संगीत भी होता है यहाँ, भाका। भाका और छकरी जम्मू और कश्मीर के हैं। खूबक ऐसा ही, क्या बोलोगे? खूब, खूबक ऐसा ही। खूब कैस है उसके पास में, क्योंकि उसके पास में है डायमंड। मणिपुर है, मणिपुर। क्या बोलोगे? मणिपुर है। आप मुझे बताओ, वानावुन कहाँ पर होता है? वानावुन, तो वानावुन होता है आपका जम्मू और कश्मीर में, विवाह के टाइम पर। विवाह से याद रख लेना, विवाह जब वहाँ पर शादी होती है। आल्हा म्यूजिक कहाँ का है? आल्हा यूपी में भी होता है आपका, और एमपी में भी होता है, एमपी में भी। भटियाली म्यूजिक बताओ, कितने दोस्त बता सकते हैं? भटियाली कहाँ का है? भटियाली भैया वेस्ट बंगाल का म्यूजिक है। बमिप्ला बताओ जी, कहाँ का म्यूजिक है आपका? तो ये म्यूजिक है आपका केरला का। कहाँ का? केरला का। अवंती म्यूजिक कहाँ का है? अवंती पूछे आपसे या पांचाली पूछे? अवंती और पांचाली म्यूजिक कहाँ के हैं? तो वो भैया ओडिशा के म्यूजिक हैं। कहाँ के हैं? ओडिशा के। पंडवानी बच्चा बच्चा जानता होगा। पंडवानी बताओ कहाँ का है? पंडवानी सबका आंसर है भैया, छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का? छत्तीसगढ़। बताओ महाभारत के किस कैरेक्टर पर आधारित है? तो भीम पर आधारित है। किस पर? भीम, जो महाभारत, महाभारत में जानते हो ना, भीम, भीम पर ये आधारित है। क्या बोलोगे? भीम पर ये आधारित है, ओके।
और पंडवानी की एक साथी आपका प्रसिद्ध कौन आपका व्यक्तित्व है, वो है तीजन बाई। तो तीजन बाई का पूछा था पद्म विभूषण, बताओ कब मिला था इनको। तो इनको पद्म विभूषण मिला था 2019 में। कब मिला था, 2019 में मिला था। आप मुझे बताओ दोस्त, यहाँ पर पंखीड़ा कहाँ का म्यूजिक है, पंखीड़ा। पंख लेके कहाँ खड़े रहते थे सब, राजा के स्थान के किनारे, राजा के स्थान के किनारे। एक मुझे बताओ टप्पा म्यूजिक कहाँ का है, टप्पा, टप्पा भैया पंजाब का म्यूजिक है, कहाँ का, पंजाब का। गोंधल म्यूजिक बता दो, गोंधल म्यूजिक। या भरूद म्यूजिक पूछ ले आपसे, भरूद म्यूजिक, तो ये सब कहाँ के म्यूजिक हैं, ये महाराष्ट्र के म्यूजिक। ठीक है, इनमें से अक्सर आपको ज़्यादातर पता होते हों, हमेशा बस आपको रिकॉल कराने हैं, खुद को रिकॉल कराने हैं। नेक्स्ट, आगे बोलो जी, बोलो जी। कदम रसूल मस्जिद जिसका निर्माण ईंटों और काले संगमरमर के कारण वर्णित किया जाता है। कदम रसूल मस्जिद, कदम रसूल मस्जिद है 1530 की। कब की है, 1530 की मस्जिद है। और इसका निर्माण करवाया था आपका नुसरत शाह ने। किसने, नुसरत शाह ने इसको बनवाया था। तो ये साथी आपका मस्जिद कहाँ पर है, पूर्णिया में, बिहार में, अलवर राजस्थान में, मांडू में है, ये आपका या गौर में, गौर में पड़ता है ये आपका, मालदा वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर, गौर में ये स्थित है, गौर में स्थित है। आप मुझे बताओ अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है वो कहाँ पर है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मुझे बताइए फटाफट से, जिसको किसने बनवाया था, आपका जो गुलाम वंश का संस्थापक था उसने इसको बनवाया, ऐबक ने। ये कहाँ पर है, ये भी एक मस्जिद है। कभी पूछे ना अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है, तो आप कहेंगे एक मस्जिद है। काबुली बाग मस्जिद बताओ कहाँ पर है, काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर है, काबुली बाग मॉस्क कहाँ पर है, काबुली बाग मॉस्क आपका क्या बोलेंगे कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर है आपका, पानीपत में स्थित है। कहाँ पर है, पानीपत हरियाणा में स्थित है। खैरुल मस्जिद बताओ मुझे कहाँ पर है, खैरुल मस्जिद, खैरुल मस्जिद कहाँ पर स्थित है, खैरुल एक पुस्तकालय भी है। तो खैरुल मस्जिद साथी नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, क्या बोलोगे, नई दिल्ली में। अटाला मस्जिद कहाँ पर है, बताओ जी, अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है। तो अटाला मस्जिद है आपकी जौनपुर, यूपी में स्थित है। कहाँ पर है, जौनपुर में स्थित है, जौनपुर में। नगीना मस्जिद बताओ, नगीना मस्जिद कहाँ पर है, नगीना, नगीना सारे साथियों का आंसर आए। और मक्का मस्जिद कहाँ पर है, क्या बोलोगे, मक्का मस्जिद कहाँ पर है। तो नगीना मस्जिद तो है आगरा में, आगरा में स्थित है। और मक्का मस्जिद भारत में पूछ रहा है, तो भारत में कहाँ पर है, हैदराबाद में है। कहाँ पर है, हैदराबाद में स्थित है आपका मक्का मस्जिद, क्या बोलेंगे, मक्का मस्जिद हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, बौचे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है। दूल्हे को नहीं देते युद्ध के लिए जा रहा है, वो चाकू या तलवार लगा के भेज देते हैं उसको, देखा तुमने। एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है जिसे आदिवासी विवाह के दौरान पहना जाता है। तो बोचे ये साथी कहाँ का एक आपका मतलब ड्रेस के साथ में पहना जाता है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का ड्रेस। जानते हो सारी, बताओ जरा। रहीदे कहाँ की ड्रेस है, रहीदे अभी पूछा गया था आपका पिछले वाले उसमें एसएससी जेई में। तो रहीदे कहाँ की ड्रेस है, रहीदे है हिमाचल प्रदेश की ड्रेस। मेखला चादर बताओ, बहुत पूछी जाती है, मेखला चादर कहाँ की ड्रेस है, मेखला चादर आसाम में खला के आ गया, असम, असम की है। फेरन आर्मी वाले कहाँ पर फेर देते हैं, फेरन है जम्मू और कश्मीर में। नववारी साड़ी बताओ, नववारी कहाँ पर पहनी जाती है ड्रेस, नववारी कहाँ पर है आपका, महाराष्ट्र में और गोवा में। कितने गज की होती है, 9 गज की साड़ी होती है, 9 गज की। जिया सेन ड्रेस कहाँ पर पहनी जाती है, जिया सेन ड्रेस कहाँ पर पहनी जाती है, तो जिया सेन मेघालय में। रीशा ड्रेस कहाँ पर पहनी जाती है, रीशा, रीशा ड्रेस, रीशा जो परिधान है ये कहाँ के हैं साथी, त्रिपुरा के हैं, क्या बोलोगे, त्रिपुरा के। कांजीवरम साड़ियाँ कहाँ पर पहनी जाती हैं बताओ देश में, कांजीवरम साड़ियाँ, तो कांजीवरम है तमिलनाडु की, क्या बोलोगे, तमिलनाडु की। मुझे बताओ पटोला कहाँ पर पहनी जाती है ड्रेस, पटोला ड्रेस, पटोला, तो पटोला ड्रेस है आपका गुजरात की, कहाँ की है, पटोला गुजरात की ड्रेस है। एक मुझे बताओ कसावू साड़ी कहाँ पर पहनी जाती है, कसावू। मुझे बताओ संबलपुरी साड़ियाँ कहाँ पर पहनी जाती हैं, संबलपुरी। पैठनी साड़ियाँ बताओ कहाँ पर पहनी जाती है, कौन सी, पैठनी साड़ियाँ, पैठनी साड़ियाँ कहाँ पर पहनी जाती हैं। एक पुआन ड्रेस बताओ कहाँ पर पहनी जाती है, पुआन ड्रेस। तो कसावू साड़ी कहाँ की है, केरला की है। संबलपुरी जो साड़ियाँ है और ये डांस भी आपका उड़ीसा का। पैठनी महाराष्ट्र की हैं और पुआन है मिजोरम की। आप मुझे बताओ पुआन मिजोरम की होगी। इलकल साड़ियाँ कहाँ की हैं, इलकल, बहुत अच्छे से याद कराई थी मैंने। इल हो गए अब कल काम करूंगी का मतलब नाटक कर रही है, कर्नाटक, क्या बोलोगे। इलकल साड़ियाँ कहाँ की हैं, वो कर्नाटका की हैं, कहाँ की हैं, वो साथी आपका कर्नाटका की हैं। ये ड्रेस अक्सर पूछी जाती है।
राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस, हैंडलूम बोले तो हथकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है, बोलेंगे भी फटाफट से, क्या बोलेंगे? हैंडलूम दिवस, हैंडलूम अर्थात आपका हथकरघा दिवस, इसको हमेशा याद रख लेना, हथकरघा, हाथ से ही भाला भी फेंका गया इसी दिन, तो ये सेम डे है। भाला फेंक दिवस भी कब मनता है आपका, तो ये 7 अगस्त को। कौन सा? राष्ट्रीय नेशनल जैवलिन थ्रो, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, नेशनल जैवलिन थ्रो डे कब मनता है? जैवलिन थ्रो डे कब मनाया जाता है आपका, तो 7 अगस्त को मनता है, 7 अगस्त। 20 अगस्त को आपका इंटरनेशनल मॉस्कीटो डे, अंतर्राष्ट्रीय मच्छर दिवस मनाया जाता है। क्या मनता है? मच्छर दिवस मनता है, मच्छर दिवस मनता है, मच्छर दिवस। 18 नवंबर हम नहीं जानते। 15 सितंबर आपका इस दिन मनता है नेशनल इंजीनियर्स डे, राष्ट्रीय राष्ट्रीय इंजीनियर डे, नेशनल इंजीनियर डे यानी राष्ट्रीय अभियंता दिवस को मनाया जाता है, राष्ट्रीय अभियंता दिवस को साथ ही मनाया जाता है। 7 अगस्त। आप हमें बताओ 10 अगस्त को कौन सा डे मनता है? 10 अगस्त को मनता है इंटरनेशनल लॉयन डे, लॉयन डे, अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस मनता है 10 अगस्त को। 12 अगस्त को बताओ, 12 अगस्त को मनता है आपका, 12 अगस्त को मनता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा प्लस हाथी दिवस भी इसी दिन मनता है। देखो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, अगर पूछ ले नेशनल यूथ डे कब मनता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, सबका आंसर आए तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो क्लास को अभी बंद कर देंगे। बताओ जी फटाफट से, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनता है? सब लोगों का आंसर आए, अतिरिक्त बातें कोई नहीं दोस्त, अतिरिक्त बातें कोई नहीं। 12 जनवरी को जॉन्टी चौहान जी ने सबसे पहले, हर क्लास में आपका 5 टॉपर घोषित करेंगे, आज के जॉन्टी पहले टॉपर घोषित हो चुके हैं। 12 अगस्त को आप मुझे बताओ 19 अगस्त को कौन सा मनता है? 29 अगस्त को मनता है आपका इंटरनेशनल फोटोग्राफी डे, इंटरनेशनल फोटोग्राफी डे मनाया जाता है, फोटोग्राफी डे मनाया जाता है, ठीक है। और इसी दिन मनता है आपका मानवतावादी दिवस, ह्यूमनिटेरियन दिवस मनता है आपका, ठीक है। मानवतावादी, मानवतावादी दिवस है, ह्यूमनिटेरियन डे भी इस दिन मनता है। अच्छा, अगस्त के बाद में आप हमें सितंबर बता सकते हो क्या? बोलो, दोनों सीट पे बैठ के 2 सितंबर को क्या किएंगे भैया? नारियल पानी पिएंगे। इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोकोनट डे, कोकोनट का मतलब नारियल, कोकोनट अर्थात नारियल दिवस मनता है कब आपका? 2 सितंबर को। किसको? 2 सितंबर को मनता है। 8 सितंबर को बताओ, इसको तो सब जानते होंगे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्या बोलेंगे? साक्षरता दिवस। अभी बताओ पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया भारत का? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल साक्षरता कब? 8 सितंबर को। आप मुझे बताओ 23 सितंबर को क्या मनता है? 23 सितंबर को मनता है आपका दोस्त अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, यानी कि सिंबोलिक 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 लैंग्वेज डे मनता है, सांकेतिक भाषा दिवस मनता है, सांकेतिक भाषा सिंबोलिक लैंग्वेज डे मनता है 23 सितंबर को। 27 सितंबर को क्या मनता है? दोनों साथ में सीट पे बैठ के क्या करेंगे? आपका इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनता है आपका, ये आपको पता होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस बोलेंगे अभी फटाफट से। नेक्स्ट आगे आएंगे। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी एक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जो के लिए है। अतिरिक्त बातें करते हुए कोई ना मिले, सर मुझे नींद आती है, वो इनको ब्लॉक कर दिया करो। तो पढ़ने का मन नहीं हो तो मुक्ति दे दो एकदम से, फिर वो चुपचाप पढ़ पाएगा, कमेंट नहीं करेगा तो पढ़ता रहेगा चुप। जब तक उसको लगेगा ना मेरा कमेंट जा रहा है और पढ़ा जाएगा, तब तक वो पढ़ेगा नहीं। जो फोकस करे आंसर पर सिर्फ वो, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी एक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है, वो जाओ वहां पर, जहाँ जिन क्लासेस में मस्ती होती हो उन क्लासेस में जाओ। फिर क्या बोलेंगे? बीसी राय ट्रॉफी 1962 1962 में, बीसी राय ट्रॉफी नहीं, बीसी राय ट्रॉफी नहीं, इनके नाम से एक अवार्ड शुरू हुआ था 1960, बीसी रॉय, क्योंकि हमको अभी यार ट्रॉफी नहीं है। क्या बोलेंगे? इनके नाम से याद रख लेना, बीसी रॉय के नाम से आपका एक अवार्ड दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में बीसी रॉय अवार्ड, क्या चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है बीसी रॉय अवार्ड। और बीसी रॉय अवार्ड मिलता है 1962 से। कब बोलोगे बच्चे? 1962 से। और इस बार 2025 में किसको मिला ये अवार्ड बताओ? 2025 में ये किसको मिला है? 2025 में ये दिया गया है आपका डॉक्टर बी श्रीनिवास को। किसको? डॉक्टर बी श्रीनिवास को। इनके पूछे जाने के बहुत चांसेस रहेंगे, डॉक्टर बी श्रीनिवास को, ठीक है भैया। तो बीसी राय ट्रॉफी पुरस्कार, पहली बात तो बताओ बीसी राय ट्रॉफी जो है किस खेल से होती है? बीसी राय ट्रॉफी लिखा हुआ है उसमें, एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, फुटबॉल। तो ये 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी के लिए, लेकिन अब ये फॉर्मेट चेंज हो चुका है, 2024 से ये कर दिया गया है
2024 से मिनिमम 15 ईयर कर दिया गया, 15 वर्ष। मुझे बताओ सबसे पुरानी, दुनिया की सबसे पुरानी फुटबॉल ट्रॉफी, सबसे पुरानी जो फुटबॉल ट्रॉफी है दुनिया की, वो कौन सी है? सबसे पुरानी फुटबॉल ट्रॉफी पूछ ले, सबसे पुरानी फुटबॉल ट्रॉफी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की, तो क्या कहेंगे? स्कॉटिश कप है भैया, डूरंड नहीं कहेंगे फिर, है ना, स्कॉटिश कप कहेंगे, स्कॉटिश कप, क्योंकि 1874 का है। हाँ, आपसे पूछ ले एशिया प्लस इंडिया, एशिया प्लस इंडिया यानी एशिया और भारत की पहली कौन सी है, तब हमारा होगा डूरंड कप। मुझे बताओ डूरंड कप किस वर्ष में खेला गया था? तो आप कहेंगे 1888। किस जगह खेला गया था? शिमला में। ये एक दिन मैं आपको सारे बता चुका हूँ। एक दिन आपसे पूछ लें एक क्वेश्चन रिवीजन का। मुझे बताओ जरा, संतोष ट्रॉफी मैंने किस ईयर में बताई थी आपको? आपका आंसर दिखाएगा कि हाँ आपके अंदर वो जुनून, वो डेडिकेशन है कि आप सिर्फ बातें नहीं बनाते हैं, आप अपने आप को सिलेक्शन तक ले जाएंगे। सिर्फ आप ऐसे ही हवाई ऊर्जा वाले नहीं हैं, जो ऐसे हवाई ऊर्जा वाले होते हैं ना, ये कर देंगे वो कर देंगे, पता ही नहीं। अरे दिखाओ ना भैया, रिफ्रेश करो कमेंट। संतोष ट्रॉफी हमने आपको बताया था, राम कुमार जी का आंसर एकदम से ठीक है। नीचे चलो, ऊपर भी दिखाओ, ऊपर लिखा है एक भाती ने 1941, बहुत बढ़िया। आपका ऑनलाइन अपडेट थिंकर अनु, अनु बहन आपका एकदम से ठीक है। रीना बहन आपका आंसर एकदम से ठीक है, बहुत बढ़िया। राहुल भाई एकदम से ठीक आंसर है। कुमारी सोनम, क्या बोलेंगे? कुमारी सोनम, ठीक है। सोनाली 1941, बहुत बढ़िया। दीपक कुमार साहा, पहले बोलेंगे सर जी इतना ब्लॉक मत करवाया करो। अरे मैं मजाक में बोलता हूँ, किसी को ब्लॉक नहीं कराते हैं। अब बच्चा बच्चा जानता है इस बात को कि भैया ब्लॉक नहीं करवाते हैं, लेकिन हम तुमको ऐसे ही पढ़ाएंगे कुछ टाइम के बाद में। जैसे मास्टर जी तुमको स्कूल में डंडी लेके पढ़ाते थे ना, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था तो बच्चों से तुम पूछना, कोई तुम्हें मिले किसी दिन मिलवाएंगे तुमको ना। ऑफलाइन के खौफ होता था, खौफ खौफ, ऐसे ज़्यादा समझो। लड़की तो तुम छोड़ ही दो, लड़की तो जो ऑफलाइन में बैठी ही रहती थी ना, उनको लग गया ना ऐसे कॉपी पकड़ के ऐसे पूछ लिया। अभी मतलब 6 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो लड़कियों के आंसर से पहले आंसू आते थे, है ना। और लड़के उनको ये लगता था नंबर ना आ जाए। ये तो तुम ऑनलाइन में हो तो स्वतंत्र हो, थोड़ा मजे हैं तुम्हारे, इधर आओ। निम्नलिखित में से कौन लॉन फॉक्स अनसिंग, बोलो भी फटाफट से। लॉन फॉक्स डांसिंग, अनसिंग नहीं डांसिंग आएगा। लॉन फॉक्स डांसिंग, लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा के लेखक हैं, तो कौन है? खुशवंत सिंह है, ब्रजमोहन कौल, रस्किन बॉन्ड या जॉन दलवी? भैया रस्किन बॉन्ड, एसएससी के फेवरेट राइटर है, मैं आपको बता, एसएससी के फेवरेट राइटर है। इनकी बुक्स बताना जरा, रस्किन बॉन्ड की कौन कौन सी आप जानते हैं? भैया द ब्लू अम्ब्रेला, क्या बोलोगे? द ब्लू अम्ब्रेला इनकी बुक है, द ब्लू अम्ब्रेला इनकी बुक है। साहित्य अकादमी इनको 1992 में मिला था। और इनकी एक बुक है द रूम ऑन द रूफ। एक आप भी बताओ भैया, द रूम ऑन द रूफ किसकी है? वो इन्हीं की है, द रूम ऑन द रूफ। एंग्री रिवर किसकी है? एंग्री रिवर अभी रिसेंट में भी इन्होंने एक बुक लिखी थी 2025 में, वो बता सकते हो? चेरी ट्री पूछ ले आपसे, चेरी ट्री किसकी है? चेरी ट्री भी इन्हीं की बुक है, चेरी ट्री। द टनल पूछ ले आपसे, द टनल किसकी बुक है? द टनल, द टनल इन्हीं की बुक है। दिल्ली इज नॉट फार, इनमें से एक भी ऐसी नहीं है जो नहीं पूछा। दिल्ली इज नॉट फार, दिल्ली इज नॉट फार आपका। डस्ट ऑन द माउंटेन, डस्ट ऑन द माउंटेन, क्या बोलोगे? डस्ट ऑन द माउंटेन। अभी रस्किन बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं, इनको अभी 2024 में इनकी बहुत चर्चित पुस्तक रही थी 2024 में, हाउ टू बी हैप्पी। बताओ, हाउ टू बी हैप्पी। आप कहेंगे भैया ये खरीदनी नहीं पड़ती, ये तो अवेयरनेस से आती है। 2025, क्या बोलोगे? 2025 से अनोदर डे इन लैंडूर, क्या बोलोगे? अनोदर, अनोदर डे इन, अनोदर डे इन लैंडूर। आगे एसएससी में सबसे ज़्यादा चांसेस इसके पूछे जाने के रहेंगे, ठीक है। और 2023 की खूब पूछी गई, 2023 के एसएससी के एग्जाम्स में, द गोल्डन ईयर्स, क्या द गोल्डन ईयर्स किसकी है? वो गोल्डन ईयर्स इन्हीं की किताब है, गोल्डन ईयर्स इन्हीं की किताब है। जरा देखना भाई साहब, नाम जॉन दलवी। तो जॉन दलवी आप जानते हो जरा इनकी बुक कौन सी है? इनकी बुक है भैया हिमालयन ब्लंडर। कौन सी बुक है? हिमालयन ब्लंडर किसकी बुक है? इन्हीं की बुक। हिमालयन ब्लंडर बुक किसकी है? इन्हीं की बुक है, हिमालयन ब्लंडर। ब्रजमोहन कौल भारत चाइना युद्ध के टाइम पे जनरल स्टाफ थे, भारत चाइना। अच्छा बताओ, भारत चाइना युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था, 1962। खुशवंत सिंह ने कौन सी किताब लिखी है बहुत चर्चित? इनकी किताब का नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। ये किताब कभी तुम पढ़ना, ये भारत पाकिस्तान के विभाजन के ऊपर किताब है, अपनी विश लिस्ट में लिख दो इसको, ए ट्रेन टू पाकिस्तान। ब्रजमोहन कौल ने भी ऐसी किताब लिखी है, मतलब वो चाइना से जब युद्ध हुआ था तो उन्होंने लिखा था पाकिस्तान से टकरा, पूछा नहीं जाएगा, नेवर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान के अनुच्छेद 108 द्वारा लोकसभा और
यहाँ पर जो आपका ज्वाइंट सेशन होता है वो आर्टिकल 108 में होता है। जी भैया एकदम से ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की जो पहली संयुक्त बैठक थी, पहली बात तो संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, जो गतिरोध हो, लोकसभा और राज्यसभा में आपस में उनके मतलब मतों में अंतर हो, है ना। तो पहली क्या 1961 में हुई थी, आप कहोगे जी भैया 1961 में हुई थी। किस लिए आई थी ये आई थी डोरी प्रोहिबिशन के लिए, अर्थात ये आई थी आपका दहेज प्रतिषेध के लिए। किसके लिए आई थी, दोहरी प्रोहिबिटेड करने के लिए, दहेज प्रतिषेध। मुझे बताओ अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक कुल बुलाई गई है, कितनी बार हुआ है ये कि आपका संयुक्त बैठक बुलाई गई हो, 3 बार बुलाई गई है। तो पहली बार 1961 में, और फिर बुलाई गई थी 1978 में, और आपका 2002 में। क्या बोलोगे, 2002 में। जब कभी भी संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तो संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा, हु विल कॉल, बुलाता कौन है बताओ। इसको हमेशा बुलाएंगे कौन, इसको हमेशा राष्ट्रपति बुलाएंगे। लेकिन क्या राष्ट्रपति साहब इसके अध्यक्ष होंगे दोस्त, क्या प्रेसिडेंट साहब इसके आपका चेयरमैन होते हैं, आप कहेंगे नहीं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा के स्पीकर। और लोकसभा के स्पीकर इफ नॉट अवेलेबल, अगर ये आपका उपलब्ध नहीं है तो फिर कौन होंगे, फिर होंगे आपका यहाँ पर डिप्टी स्पीकर। यानी कि डिप्टी स्पीकर का मतलब क्या हो गया, ये भी कहाँ होते हैं, लोकसभा में, स्पीकर लोकसभा में होते हैं। यानी कि पहले तो आपका लोकसभा अध्यक्ष होंगे, फिर लोकसभा उपाध्यक्ष होंगे। अगर ये भी नहीं है फिर क्या होगा, तो फिर आपका जो राज्यसभा है तो राज्यसभा के उपसभापति, उपसभापति यानी सभापति कभी नहीं हो सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दे देता है आपको, 4 ऑप्शन दे देता है। वाइस चेयरमैन तो हो सकते हैं लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन कभी नहीं होंगे, यानी राष्ट्रपति कभी नहीं हो सकता है इसका। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो उपराष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये बुला भी नहीं सकते भैया, क्या बोलेंगे, ये कभी भी बुला नहीं सकते, ये बात याद रखेंगे। क्या होगा, 1 और 2, ये पूछा ना कौन सा सही है, हाँ 1 और 2 सही हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां केवल लोकसभा के पास हैं। आजकल याद रख लो, एसएससी का ट्रेंड बन रहा है, वो धीरे धीरे क्या करेगा, स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा, स्टेटमेंट से। ओके, थम्स अप करो जी भैया, हम आपकी बात को पहुंच पा मतलब समझ पा रहे हैं। स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां केवल लोकसभा के पास में है, जो मतलब लोअर हाउस के पास में है। तो धन विधेयक का पुनर्स्थापना, री इंस्टेटमेंट ऑफ मनी बिल, अगर इसकी हम बात करें, इसकी हम बात करें एकदम से ठीक है। आपातकाल की उद्घोषणा, देखो आपातकाल ऐसे सिर्फ लोकसभा नहीं लगा सकती, इसके लिए इमरजेंसी जो लगेगी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति से जाएगा। मुझे बताओ हमारे देश में कितने प्रकार की इमरजेंसी हैं, 3 तरह की। किस किस आर्टिकल में, तो कभी भी अगर इमरजेंसी आपसे पूछे, इमरजेंसी अगर बेसिक बात करें तो इमरजेंसी कितनी होती है, एक तो नेशनल इमरजेंसी होती है, राष्ट्रीय आपातकाल, एक आपका स्टेट इमरजेंसी होती है इसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है इसको हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं। तो ये किस में आता है आपका नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 में आ जाता है। कितनी बार लगाया राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया, 3 बार लगाया। कितनी बार लगाया, 3 बार लगाया। इसमें तीसरा वाला जो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेट इमरजेंसी की बात करें, ये आपका कभी भी लग जाता है, इसी को बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, अर्थात राष्ट्रपति शासन इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और फाइनेंशियल इमरजेंसी ये किस में है, ये आर्टिकल 360 में है। और ये किस में है आपका स्टेट इमरजेंसी, ये 356 में है, 356 में। मुझे बताओ फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या लगी है हमारे देश में कभी, तो आप कहेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी भैया, कभी नहीं, कभी नहीं। तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव यदि लेके आना तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, हाँ जी, बहुमत क्योंकि लोकसभा में ही तो रहता है, तो ये एकदम से सही बात है, तो लोकसभा में ही आएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए नहीं भैया, दोनों सदनों की जरूरत होगी, लोकसभा और राज्यसभा। किस सदन में शुरू करेंगे बताओ पहले, हमने इसी सीरीज में आपको बताया था कि राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट प्रोसेस किस सदन से शुरू होता है, लोकसभा से शुरू होगा या राज्यसभा, या किसी से भी कर दें, मर्जी है भैया, किसी से भी। तो क्या बोलेंगे, किसी भी, किसी भी, किसी भी, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, ठीक 1 और 3, तुम जबरदस्त होते जा रहे हो यार, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, जो धन विधेयक है उसकी डेफिनेशन किस आर्टिकल में बताई गई है, जो मनी बिल है, अगर हम बात करें आपसे धन विधेयक की, तो धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में है, तो धन विधेयक की जो डेफिनेशन है मनी बिल, मनी बिल को डिफाइन किया गया है कहाँ पर, मनी बिल को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 110 में। लेकिन मुझे बताओ जो धन विधेयक होता है लोकसभा में, लोकसभा में जब ये पारित होता है तो किस आर्टिकल से होता है, पास्ड इन लोकसभा इन आर्टिकल 109, ये प्रोसेस 109 में बताया गया है। क्या बोलेंगे, 109 में बताया गया है। क्या अब आपसे कुछ स्टेटमेंट पूछ लूं, यही पूछ लेते हैं। मुझे बताओ, जैसे कि मैं आपसे पूछूं, जितने भी आपका फाइनेंस बिल हैं, जितने भी हमारे फाइनेंस बिल होते हैं, फाइनेंस बिल, क्या वो सभी मनी बिल होते हैं, यस और नो। क्या जितने भी फाइनेंस बिल हैं उन सबको हम मनी बिल कह सकते हैं, आप मुझे बताएं यस और नो, बोले भी। जितने भी फाइनेंस बिल यानी जितने भी वित्त विधेयक हैं, क्या वो सभी धन विधेयक हो सकते हैं, क्या सभी
वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं? आप कह रहे हैं नो, सारे लोग नो कह रहे हैं भाई, सारे लोग नो कह रहे हैं, नो 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 नो, गलत कह रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट आपसे पूछते हैं, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? धन विधेयक क्या बोलेंगे आपका? जितने भी धन विधेयक हैं क्या वो सभी वित्त विधेयक होते हैं? इस स्टेटमेंट को बताओ, हाँ या ना, हाँ या ना, कौन सा ठीक होगा? अरे बुद्धू, बोलो जी, सभी धन विधेयक क्या वित्त विधेयक होते हैं? यस 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 यस, इसको लिखो अपने होमवर्क में, विचार करेंगे आज इस पे, इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है ना, पढ़ेंगे जी। अच्छा मुझे बताओ, फाइनेंस बिल किस आर्टिकल में बताए गए हैं? फाइनेंस बिल बताए गए हैं आर्टिकल 117 में। किसमें? जितने भी वित्त विधेयक के क्या बोलोगे आपका? आर्टिकल 117 में, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछेंगे, कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? कोई विधेयक वित्त, सॉरी, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, धन विधेयक है या नहीं है, इसका डिसीजन कौन करता है? हु विल डिसाइड द मनी बिल, हु विल डिसाइड कि एनी बिल इज मनी बिल और नॉट? कोई धन विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं है या नहीं है, तो ये हमेशा कौन देखेंगे? तो लोकसभा में पारित होता तो लोकसभा स्पीकर देखते हैं इस बात को, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष उसको देखेंगे। कौन देखेंगे? लोकसभा अध्यक्ष उसको देखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है राज्यसभा के लिए? तो राज्यसभा के लिए सदस्य जाएंगे कहाँ से जाएंगे? पहली बात तो मुझे टोटल सीट बताओ, राज्यसभा की टोटल सीट कितनी होती है? राज्यसभा में टोटल सीट होती है भैया 245। इसमें स्टेट के लिए और यूटी के लिए कितनी है? दोनों के लिए, स्टेट और यूटी के लिए 238 है, 238 कुल सीटों में से, और 12 क्या होती हैं? वो राष्ट्रपति द्वारा होती हैं। तो इसीलिए मैक्सिमम सीट कितनी कह दी जाती है? मैक्सिमम सीट कह दी जाती है आपका, मैक्सिमम सीट आपसे पूछे तो बोलेंगे 250 होती है, 250 होती है, ठीक है। तो ये विधानसभा के सभी सदस्यों से चुनी जाती हैं, विधानसभा के सभी सदस्य नहीं जी, विधानसभा के सिर्फ और सिर्फ आपका निर्वाचित सदस्यों से चुनी जाती है। और हमेशा जब इससे चुनी जाएंगी तो याद रख लेना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है इसमें भी, एकल संक्रमणीय मत। राज्यसभा के लिए भी कौन सा लगता है? एकल संक्रमणीय मत का इस्तेमाल होता है, एकल संक्रमणीय मत। अच्छा, राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा दिया गया है वो किस अनुसूची में दिया गया है? राज्यसभा सीटों का बंटवारा किस अनुसूची? सबका आंसर है, तो याद रखना, जितनी भी राज्यसभा की सीट हैं उन सबको किस आधार पर दिया जाता है? पॉपुलेशन के बेसिस पर, जनसंख्या के आधार पर। जहाँ की आपका पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे राज्यसभा की सीटें क्या हो जाएंगी? ज़्यादा हो जाएंगी। तो राज्यसभा की जितनी भी सीट हैं ये आती हैं आपका 4th शेड्यूल में, क्या बोलोगे? चौथी अनुसूची इसको बताया गया है, चौथी अनुसूची में बताया गया है, ठीक है। राज्यसभा का जो साथी आपका पदेन अध्यक्ष होगा, एक्स ऑफिशियो कौन होता है इसका? बताओ, पदेन अध्यक्ष कौन होंगे इसके? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति होंगे। कौन होंगे? उपराष्ट्रपति होंगे। किस आर्टिकल से होंगे? आर्टिकल 64 से। किससे? आर्टिकल 64 से होते हैं। राज्यसभा का पुराना नाम बताओ दोस्त हमको, राज्यसभा को पहले किस नाम से जानते थे? राज्यसभा का पुराना नाम क्या था? राज्यसभा का पुराना नाम हुआ करता था आपका, क्या बोलेंगे? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यों की परिषद। क्या बोलते थे? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। भैया कब से? तो ये नाम जो इनको दिया गया है राज्यसभा को, ये 1954 से दिया गया है, 1954, 23 अगस्त से। कब? 23 अगस्त 1954 से इसको नया नाम दिया गया, ठीक है, नया नाम। यानी कि राज्यसभा जो राज्यों की परिषद होती थी ये होती थी 1952 में। तो कभी भी पूछे राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी पहली बैठक हुई थी आपका 13 मई 1952 को, यानी ये पहला सत्र आप इसको कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्या बोलोगे? पहला सत्र इसको आप कह दें, पहला सत्र। और कभी भी पूछे राज्यसभा का गठन कब हुआ था, फॉर्मेशन कब हुआ था, तो फॉर्मेशन उसका हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। क्या? 3 अप्रैल 1952 को। भाई पहले गठन होगा और फिर सत्र होगा अगले महीने से। 3 और 13 दोनों डेट याद रख लें, 3 और 13। मुझे बताओ, लोकसभा और राज्यसभा के लिए आपका जो कोरम चाहिए वो कितना होता है? गण पूर्ति के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? जैसे लोकसभा में आपका 552 है तो उसका 1/10 अर्थात कितने लोग होने चाहिए? 56 होने चाहिए, ऐसा नहीं 55.2 में आदमी कहाँ से लाओगे रे? क्या बोलोगे आप? ऐसी राज्यसभा में कितने सदस्य चाहिए? टोटल सदस्यों की संख्या बताओ मुझे। तो 1/10 अर्थात राज्यसभा में कितने चाहिए आपका? आप कहोगे भैया 250 का 1/10 अर्थात हमको 25 चाहिए।
निम्न में से राज्यसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों के आधार पर अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर बताना, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा सीट किसके पास में है? यूपी, 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 सभी में ही है। यूपी के बाद क्या तमिलनाडु? नहीं भैया, यूपी के बाद में महाराष्ट्र में होंगे। तो क्या बोलोगे? यूपी में कितनी सीट है भैया? 19 सॉरी, इस बोलो 31 सीट है। कितनी? 31 सीट होंगी। महाराष्ट्र में है आपका 19 सीट। क्या बोलोगे? महाराष्ट्र में 19 सीट, तमिलनाडु में 18 सीट, बिहार में बोलो 16 सीट है आपका। और 16 सीट ही कहाँ पर भी है आपका? वेस्ट बंगाल में भी। वेस्ट बंगाल में भी इतनी ही सीट है, इतनी ही सीट है। मुझे बताओ आप, इसके बाद में आता है कर्नाटक, इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में कितनी सीट है? कर्नाटक में बताओ। कर्नाटक में 12 सीट है, ठीक है। 12 बजे उसका नाटक शुरू हो जाता है, ठीक है सर, नाटक। ओडिशा और राजस्थान में बताओ कितनी कितनी सीटें हैं? ओडिशा और राजस्थान में क्या बोलोगे? राजस्थान में यहाँ पे दोनों में 10-10 सीट हैं। गुजर गया एक अंधा मध्य से, गुजरात, गुजरात और आपका आंध्र प्रदेश। भाई अंधा आदमी है, उससे मान लो आंध्र प्रदेश, वो गुजर रहा था तो उसके मध्य में जो कुछ भी आ रहा था मध्य प्रदेश, वो एक एक चीज को आपका टच करता था, एक एक चीज को, एक एक चीज। असम हो गया, पंजाब हो गया। आज शाम पौवा लेके आया कोई आदमी, असम, पंजाब, और कह रहा रात को भाई गाने गाएंगे, तेलंगाना। इन सब में क्या भैया गाने कैसे गाओगे? बोलो साथ में गाएंगे, और क्या साथ में गाएंगे। दिल्ली में बताओ लोग, आपका राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 7 हैं और राज्यसभा की हैं 3 सीटें। क्या बोलोगे? 3 सीटें। जम्मू एंड कश्मीर में कितनी है? यहाँ पर 4 सीटें हैं। क्या बोलोगे? 4 सीटें हैं आपका, ये आपको पता होना चाहिए। जितने भी हमारे 7 सिस्टर्स हैं, या फिर गोवा बोल दूं मैं आपसे, सिक्किम बोल दूं, वहां पर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? जितनी भी 7 सिस्टर है, मतलब आपका मणिपुर आपसे बोल दे, चाहे हम आपका अरुणाचल प्रदेश आपसे बोल दें, या आपका बाकी किसी का भी हम नाम ले, सिवाय किसके? असम के। असम में 7 है, राज्यसभा की 7 है वहाँ पर, लोकसभा की 14 है, और आपका विधानसभा 126 है। ठीक है, हाँ। अब मुझे बताओ आप, एक 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 एक। बहुत बढ़िया, बहुत कमाल। वैसे इसके बारे में, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था? क्या बोलेंगे? उसका नाम क्या था? नवजीवन था, इंडिया गजट था, अफ्रीकन था, या इंडियन ओपिनियन था? बताओ। वॉइस 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 वॉइस। भाई साहब आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 भैया, थोड़ी खर खर आ रही है, खर खर। अभी एक बार देखो, क्या खर खर? मजाक तो नहीं करने लग जाते? अभी ठीक है, थम्स अप करके बताएं बॉस। अभी ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके ओके ओके। तो बताओ, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था तो वो कौन सी थी? महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन निकाली थी। इंडियन ओपिनियन कब की? इंडियन ओपिनियन 1903 की, 1903 की। हिंद स्वराज भी कहाँ पर निकाली थी इन्होंने? यही निकाली थी, हिंद स्वराज, ठीक है, अफ्रीका में ही। हिंद स्वराज ये निकाली थी 1909 में, 1909 में। क्या नवजीवन भी गांधी जी की मैगजीन है? ठीक है, आप कहोगे हाँ जी नवजीवन, लेकिन ये भारत आकर के, नवजीवन हो गई, यंग इंडिया हो गई, और बताओ कौन सी थी? यंग इंडिया। हरिजन पत्रिका हो गई, हरिजन पत्रिका 1933 वाली। हरिजन पत्रिका का इन्होंने कब प्रकाशन किया था? 1933 में किया था, 1933 में किया। ये गांधी जी की पत्रिकाएं हैं, ठीक है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम बताओ, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, और किस लैंग्वेज में उन्होंने लिखी थी? गांधी जी की जो आत्मकथा है, आत्मकथा का नाम है, क्या बोलोगे? आत्मकथा का नाम क्या है आपका, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है? द एक्सपेरिमेंट्स विद, बोलो विद, नहीं, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। क्या बोलोगे? द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट, या सीधे लिख लो ना, स्टोरी, स्टोरी की जरूरत नहीं है आपका। एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। क्या बोलेंगे? माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। हिंदी में बोले तो, हिंदी में बोले तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। किस भाषा में लिखी? गुजराती भाषा में लिखी। किसमें? गुजराती भाषा में लिखी। अब एसएससी क्या करता है? गुजराती भाषा में लिखी, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? इंग्लिश ट्रांसलेशन तो पूछ लेगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया इसका? तो इनके सचिव ही थे, इनके सेक्रेटरी थे महादेव देसाई। कौन? महादेव देसाई। उन्होंने इस इंग्लिश को ट्रांसलेट किया था, ठीक है।
इन्होंने एक संगठन बनाया था दक्षिण अफ्रीका में, नटाल कांग्रेस। नटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बताओ? दक्षिण अफ्रीका में ही क्या बनाया था इन्होंने? एक नटाल कांग्रेस बनाया था गांधी जी ने, नटाल कांग्रेस। गांधी जी अफ्रीका गए कब थे? तो उसके अगले वर्ष, याद रखना। नटाल कांग्रेस 1894 में इन्होंने बनाया था, 1894 में इन्होंने बनाया था। ओके। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उन्होंने कहाँ दिया था? दक्षिण अफ्रीका 1903, लंदन 1904, कोई लेना देना नहीं उनका इससे, दिल्ली से लेना देना नहीं। क्या बोलोगे? दिल्ली से मतलब 1905 में लेना देना नहीं है। तो दक्षिण अफ्रीका 1903 में उन्होंने ये सिद्धांत दिया। मुझे बताओ, सर्वप्रथम उन्होंने जो सत्याग्रह वर्ड था उसका इस्तेमाल कब, किस वर्ष में किया? सर्वप्रथम सत्याग्रह, सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल, सत्याग्रह शब्द का जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो किस ईयर में किया इस्तेमाल? यूज ऑफ सत्याग्रह इन 1906। कहाँ पर थे 1906 में? अफ्रीका में। और जगह कौन सी थी? ये थी ट्रांसवाल। क्या वो जगह थी? ट्रांसवाल थी आपका अफ्रीका में। ट्रांसवाल विधानसभा पड़ती थी, वहां पर इन्होंने इसको किया था। क्यों गए थे भैया ये बताओ? साउथ अफ्रीका किसका मुकदमा लड़ने गए थे? तो साउथ अफ्रीका गए थे ये आपका किसका, ये तो आप जानते हो यार, छोटी सी ईयर बता दो बस। शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए, एक व्यापारी आदमी था। साउथ अफ्रीका गए कब थे? आपका 1893 में। और वापस कब आए ये बताओ? ये वापस कब आए थे? तो वापस आए हैं जिस दिन आपका प्रवासी भारत दिवस मनता है, 9 जनवरी 1915। किसने मनाया था इनको वापस आने के लिए? तो याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले, जो इनके पॉलिटिकल टीचर हैं, के आग्रह पर उन्होंने इंसिस्ट किया, तब ये आए थे। ऑन इंसिस्टेंस ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले तब ये आए आपका। अच्छा, भारत में ये किस जगह पर, किस बंदरगाह पर आए थे जब भारत में आए? तो आप क्या बोलोगे? ये भारत में आए थे आपका अपोलो बंदरगाह। क्या बोलेंगे? अपोलो बंदरगाह। तो कितने वर्ष बिता के आए? कितने वर्ष बिता के आए अफ्रीका में? अपोलो बंदरगाह, जो कि बम्बई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बम्बई में स्थित है, वहां पर ये आए थे। एक मुझे बताओ, किस स्टेशन पर इनको साथी वहां अफ्रीका में नीचे उतार दिया था? आपका उसके वर्ण व्यवस्था के मतलब रंग भेद के चलते बताया था, रंग भेद के चलते हुए, कलर डिस्क्रिमिनेशन के चलते हुए। स्टेशन कौन सा था जहां पर इनको नीचे उतार दिया गया था? नीचे पूछ लिया जाता है इनसे किस स्टेशन का संबंध है, तो वो है सेंट पीट्स मारिट्सबर्ग। क्या बोलोगे? सेंट पीट्स मारिट्सबर्ग। ठीक है, मारिट्सबर्ग। जब ये कहाँ जा रहे हैं? जोहानसबर्ग से आपका डरबन के बीच की यात्रा पर थे, तब इनको उतार दिया गया था। मुझे बताओ, गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? गांधी जी पहली बार जेल किस वर्ष में गए थे? तो पहली बार जेल गए थे 1908 में। ये सब घटनाएं कहाँ की हैं? ये अफ्रीका की घटनाएं हैं। कहाँ की? अफ्रीका की घटनाएं हैं। बहुत बढ़िया जी। छोटा बच्चा कह रहे हैं फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में हुई। अरे वाह, कमाल। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था कब? तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अपना प्रथम सत्याग्रह तो यहाँ पर क्या है आपका? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध क्या हम कह देंगे? तो आप कहेंगे मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में उन्होंने इसको शुरू किया था, प्रथम सत्याग्रह। तो मुझे बताएं, भारत में उनका प्रथम सत्याग्रह साथी किस नाम से जाना जाता है 1917 का? तो 1917 वो कहाँ गए थे आपका? 1917 में उन्होंने किया था आपका चंपारण में, चंपारण में। ठीक है, चंपारण में। और चंपारण में इनको जो साथी आपका जो निमंत्रण दिया था वो किसने दिया था? तो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1916 में, जिसके अंबिका चरण मजूमदार थे लखनऊ में, तो वहां गांधी से मुलाकात की थी किसने? राजकुमार शुक्ल ने। किसने? राजकुमार शुक्ल ने। क्यों बुला के ले गए थे भैया? चंपारण किस जगह पड़ता है? तो चंपारण पड़ता है बिहार में। किस प्रथा के खिलाफ ये आक्रमण हुआ आपका? तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर चलती थी 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली का मतलब क्या था आपका? 3 कठिया प्रणाली किसकी खेती से जुड़ी हुई थी? तो ये आपका 3 कठिया प्रणाली का मतलब है 3/20 भाग। यानी कि आपके पास 20 बीघे जमीन है तो 3 बीघे पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? नील की खेती करनी पड़ेगी। और नील की खेती क्योंकि भूमि को अंजर भी बनाती थी और मेहनत बहुत ज़्यादा थी, तो गांधी जी यहाँ पर गए, उन्होंने लोगों के हालात देखे, तो वहाँ पर स्कूल भी खोले गए आपका, जैसे कि आपका वहाँ पे मधुबनी में स्कूल खोला गया, वो इसी आंदोलन की वजह से। जैसे 1918 में मुझे बताओ, 1918 में गांधी जी ने कौन से 2 आंदोलन करे? तो एक तो अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल मजदूर किया। अहमदाबाद मिल मजदूर, मिल मजदूर में क्या था कि मिल मजदूरों की जो है आपका बोलेंगे इनकी जो मांग वहां पर नहीं मानी जा रही थी। और आपका यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह, ये किसानों के लिए खेड़ा सत्याग्रह। तो यहाँ पर क्या था? मिल मजदूरों की मांग नहीं मांगी जा रही थी क्योंकि उनके जो पेंशन का या बोनस का जो उनको वादा किया गया था, बोनस का 50% का वो नहीं दे रहे थे। और क्या दे रहे थे वो? 20%। तो कितने परसेंट पर उनकी सहमति बनी थी? बोलो भाई फटाफट से।
बोलेंगे भी फटाफट से। सुशील कुमार कह रहे हैं भैया जी क्या कह रहे हैं, भारतीय करेंसी नोटों पर गांधी जी की फोटो कब से छपी थी? गांधी जी की फोटो छपी थी 1969। बोलो जी फटाफट, सारे लोगों का आंसर है। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा कहाँ पर पड़ता है? तो ये भी गुजरात में, ये भी अहमदाबाद में। तो ये यहाँ पर कितने परसेंट पर? 35% पर यहाँ पर वो मान गए थे, 35% पर, एकदम से ठीक आंसर किया। 35% पर वो मान गए, 69 नहीं सॉरी 96। 35% पर। फिर इसके बाद में 1920 में कौन सा आंदोलन चला था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का मतलब क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये क्या था? ये प्रथम साथी आपका पब्लिक प्रोटेस्ट था। ये प्रथम जन आंदोलन है, इसको बोला जाता है प्रथम जन आंदोलन। प्रथम जन आंदोलन किया जाता है। इसमें गांधी जी ने क्या बोला था? 1 अगस्त 1920 को कितने दिन में स्वराज पालेंगे? तो पूछा जाता है असहयोग आंदोलन में कितने दिन का वादा किया गया था, कितने दिन का वादा किया गया था? सारे लोग बोलो कितने दिन का वादा किया गया था? 1 वर्ष का वादा किया गया था, 1 वर्ष का वादा किया गया था। ठीक है, बोलेंगे भी फटाफट से, सारे लोग आंसर करें। बहुत बढ़िया, 1 वर्ष का वादा किया गया। लेकिन असहयोग आंदोलन खत्म किसकी वजह से हुआ था? चोरी चोरा की वजह से। किसकी वजह से? चोरी चोरा की वजह से। और एक चला था सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा किस वर्ष से चला था बताओ? सविनय अवज्ञा कब तक चलता रहा था? ये चला था आपका, इसी के दौरान दांडी मार्च वगैरह ये हुआ, ये 1930 से 34 तक चला था, 1930 से 34। आप मुझे बताओ, अगर हम आपसे पूछे व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चला था? व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चला था? व्यक्तिगत सत्याग्रह तो ये चला था आपका 1940 में, 1940 में। आपसे पूछे भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था देश में? भारत छोड़ो आंदोलन, डेट बताओ इसकी, डेट पूछी जाती है। क्विट इंडिया मूवमेंट, तो क्विट इंडिया मूवमेंट चला था आपका 8 अगस्त। एसएससी इसको 8 अगस्त मानता है, यूपी के एग्जाम्स में इसको कई बार 9 अगस्त माना गया है। ठीक है, तो ये 1942 में, 1942 में। नेक्स्ट आगे आएगा। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1915, 1916, 1917, 1918? 1917 में। दरअसल में ये पहले कहाँ था आश्रम? ये 1915 में कोचरब में था। 1915 में इसको कोचरब में स्थापित किया गया था, साबरमती के पास में ही। लेकिन बाद में फिर कहाँ लेके आए? 1917 में साबरमती लेके आए। ये गांधी जी का पहला आश्रम था। इसके बाद में गांधी जी ने सेवाग्राम आश्रम बनाया। सेवाग्राम कहाँ पर था? सेवाग्राम आश्रम था आपका महाराष्ट्र के वर्धा में, पूछा जाता है। महाराष्ट्र के वर्धा में किस वर्ष में बनाया था? 1936 में बनाया था। जैसे एक बच्चे ने अभी बताया था, उन्होंने विदेश में भी, जब वो वहाँ आपका कहाँ पर अफ्रीका में थे, तो उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। किस ईयर में? 1904 में। कहाँ पर था ये? डरबन में। डरबन, डरबन बोले तो साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में था। आपसे हम पूछे टॉलस्टॉय फार्म गांधी जी ने कहाँ पर स्थापित किया था? जगह का नाम बताओ। टॉलस्टॉय फार्म गांधी जी ने कहाँ पर स्थापित किया था? टॉलस्टॉय फार्म स्थापित किया था 1910 में, साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में स्थापित किया। भारत का पहला नाभिक, ये सब चीज तो बताने की जरूरत नहीं है, एक बार नो लिखो। गांधी जी का जन्म कब हुआ था भैया? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। ठीक है, बोलो भाई फटाफट से। भैया आप 40 लिख दिए हैं, प्लीज देख लीजिए कहाँ पर लिख दिया 40। क्या 40 लिख दिया है क्या? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, वो 4 वर्ष तक चला है, 40 नहीं 4 वर्ष तक चला है, 1930 से 34 तक चला था। ठीक है, इसके बारे में एक दिन क्वेश्चन लेके आएंगे। गोलमेज बीच में इरविन ने बहका लिया था गांधी जी को, तो भैया उधर दूसरे गोलमेज में चल लो। दूसरे गोलमेज में क्या हुआ फिर? शर्तें पूरी नहीं, तो वापस आके सभी ने अवज्ञा आंदोलन को चला दिया गया। ओके, बोलेंगे मैं फटाफट से, बोलो भाई। सारे लोग बोलेंगे भैया 1996 में आपका फोटो आया था ना? नहीं देखो, ऐसा था, पहला है 1 रुपए का फोटो 1969 में। अगर पर्सन ये पूछ ले गांधी जी की श्रृंखला के नोट कब से शुरू हुए, गांधी जी की सीरीज के, तब 1990, तब 1990। ओके, बोलो भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? फर्स्ट, फर्स्ट किया गया था तारापुर में। तारापुर कहाँ पर पड़ता है बताओ? ये आपका महाराष्ट्र में। किसकी हेल्प से किया गया था भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो पहला किया गया था यूएसए की हेल्प से। किसे? यूएसए की हेल्प से। किस ईयर में? 1968-69 में, 1969 में। ठीक है, 1960। नरौरा कहाँ पर पड़ता है? नरौरा भैया उत्तर प्रदेश में है, जिला बुलंदशहर में, यूपी के। रावतबाड़ा ये अपने जिले में, अपना जिला है ये, यूपी का बुलंदशहर। बुलंदशहर, यूं तो पूरा भारत अपना है, याद रखना तुम इस बात को। ठीक है, बुलंदशहर में। रावतभाटा क्या बोलेंगे? राजस्थान में, राजस्थान, राजस्थान में, राजस्थान में। और आपका कलपक्कम कहाँ पर है? कलपक्का तुम मिलने आना, तमिलनाडु, तुम मिलना।
तमिलनाडु में। कलपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का ही सबसे नया है, एक बताओ जो 2013 में बना, सबसे नया नवीनतम वही है कुडनकुलम। ठीक है, बाकी तो आपका निर्माणाधीन है अभी। कुडनकुलम भी कहाँ पर है आपका? तो वो भी तमिलनाडु में है। एक हम आपसे पूछेंगे कैगा, बताओ कहाँ पर है? कैगा, कैगा कहाँ पर स्थित है? तो कैगा कर्नाटका में स्थित है। कहाँ पर? ये सही मिलान को पूछे जाते हैं दोस्त, आपसे पूछेगा काकरापारा कहाँ पर है, बताओ काकरापारा कहाँ पर है? तो काकरापारा आपका गुजरात में है। कहाँ पर है काकरापारा? गुजरात में स्थित है, गुजरात में। ओके। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। पहला जो साथी हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था, पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो दार्जिलिंग में हुआ था। दार्जिलिंग में, क्या बोलोगे? दार्जिलिंग में हुआ था 1897 में। कब? 1897 में। लेकिन कभी भी पूछे पहली सफल जल विद्युत परियोजना, वो शिव समुद्र में। पहली पहली जो साथी आपका सफल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो साथी, सॉरी पहली सफल, क्या बोलेंगे? पहली सफल जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, पहली जो साथी हमारी सक्सेसफुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम हुई थी, तो वो आपका शिव समुद्रम है। कभी भी पूछा है किस वर्ष में सफल हुई थी? 1902 में हुई थी, 1902 में। शिव समुद्रम किस नदी पर है भैया? शिव समुद्रम कावेरी रिवर पर है, हमेशा याद रख लेना, कावेरी नदी पर है। कहाँ पर? कावेरी नदी पर है। कहाँ पर है आपका? किस जिले, आपके राज्य में? कर्नाटका में है। कहाँ पर है? कर्नाटका में स्थित है। जैसे हम आपसे कुछ जल विद्युत परियोजनाएं पूछेंगे, कौन सी कहाँ पर है? कोयना बताओ कहाँ पर है? कोयना, कोयना जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? कोयना, तो ये आपका, आप कहेंगे भैया आपने भी बताया था हमको 2 दिन पहले ही, महाराष्ट्र में। खोपोली कहाँ पर है? खोपोली जो साथी आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम है, ये भी आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नाथपा झाकरी बताओ आप हमें कहाँ पर है? किस रिवर पर है ये भी बताना नाथपा झाकरी को। तो नाथपा झाकरी है आपका सतलुज रिवर पर। किस पर है? सतलज रिवर पर है दोस्त। और कहाँ पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। और तवा कहाँ पर बताई थी हमने? तवा नदी पर ही आपका एमपी में। पांचेत बताओ, पांचेत जो साथी जल विद्युत परियोजना वो कहाँ पर है? क्या बोलेंगे? पांचेत है आपका, पांचेत हिल भी बोलते हैं इसको, तो ये झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में। ये सभी क्या है हमारे? हाइड्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम्स बोलते हैं इनको, यानी कि जल विद्युत परियोजनाएं हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? आप सबको पता होना चाहिए, हमारे यहाँ पर भारी उद्योग को साथी किस पंचवर्षीय योजना में प्रायोरिटी दी गई थी? पहले तो ये बताओ, कौन से 5 ईयर प्लान में इनको जोड़ दिया गया था? तो आप कहेंगे भैया बोकारो को किसकी हेल्प से? रूस की हेल्प से, रूस की हेल्प से। ठीक है, और रूस की हेल्प से इसको किस ईयर में बताएं फटाफट से? तो आप कहेंगे बोकारो को भैया 1964 में। ठीक है, कहाँ पर? झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में, झारखंड में स्थापित किया गया था। और 1964 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो ये थर्ड 5 ईयर प्लान था, थर्ड 5 ईयर प्लान था, थर्ड 5 ईयर प्लान। मुझे बताओ तीसरा जो पंचवर्षीय योजना, जानते हो ना, 1951, 56, 56 से 61, 61 से 66, ये तीसरा था 1961 से 66। मुझे बताओ तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर थी, किस मॉडल पर आधारित थी? जैसे आप पहला पढ़ते होगे हेराल्ड डोमर मॉडल है, दूसरा आप पढ़ते होगे पीसी महालनोबिस मॉडल है, तो ऐसी तीसरा बताओ मुझे, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? और देखो जितने 4 स्थापित किए गए थे, जैसे 4 और 3 कौन कौन से थे? 3 इसमें साथी जो आपका प्लांट स्थापित किए गए थे, एक था इसमें राउरकेला। राउरकेला ये किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? राउरकेला था उड़ीसा में। किसकी हेल्प से किया गया था? किसकी हेल्प से? ये आपका जर्मनी की हेल्प से स्थापित हुआ था, जर्मनी की हेल्प से इसको स्थापित किया गया था। कब? 1959 में। इनका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्त, याद रख लेना। राउरकेला, जैसे एक भिलाई था, भिलाई कहाँ पर स्थित है बताओ? भिलाई छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़। और हमारी भिलाई का काम कौन करता है? रूस। रूस ये कब स्थापित हुआ? 1959 में। हालांकि इसका फंक्शनिंग जो शुरू हुआ था आपका 1959 में शुरू हुआ था। अगर पूछ ले कभी 1959 में शुरू ना दे करके आपसे ये पूछ ले स्थापित कब हुआ था, तो 1955 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 1955 में, शुरू 1959 में। राउरकेला हो गया आपका, और एक बोकारो हो गया, भिलाई हो गया, एक था दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पर था आपका? दुर्गापुर था वेस्ट बंगाल में। क्या बोलोगे? वेस्ट बंगाल में। ये क्या बोलोगे? यूनाइटेड किंगडम की हेल्प से। किसकी हेल्प से? यूनाइटेड किंगडम की हेल्प से, उत्तराखंड की हेल्प से मत सोच लेना। ठीक है, और ये भी कब शुरू हुआ? 1959 में ये शुरू हुआ, 1950। ओके, तो ये सब के सब किस ईयर में है? तो आप कहोगे भैया ये 1956 से 61 के दौरान, 1956 से 61 क्या था? सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान। तीसरा मॉडल नहीं बताया इन्होंने, सबसे पहले किसने आंसर किया था बताओ? तीसरा, तीसरा नहीं बताया, जिसने सबसे पहले आंसर ढूंढा था उसको ढूंढो।
सबसे पहले तुम ध्यान नहीं दे रहे, हमने कहा नहीं 5 बच्चों को घोषित करेंगे, ठीक है। एक मुझे बताओ, सेल, सेल का फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका जो साथी आपका प्रोडक्शन शुरू हुआ या इसको स्थापित किया गया कब, बताओ? स्टील अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी ऑफ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड, ये क्या है? 1973 का है। इसका ईयर बहुत पूछा जाने लगा, 1973 का है। ओके, आगे बताओ नेक्स्ट। भैया चक्रवर्ती मॉडल था, चक्रवर्ती मॉडल, मिस्टर अक्की ठाकुर, बहुत कमाल, नंबर 2 टॉपर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्होंने काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। विचार करना, भारत में भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास कब हुआ? 1930 में आपका क्या बोलोगे? 1903 में आपका ये हुआ था, 30 नहीं 1903 में, 1903 में कहाँ पर? प्रतापपुर में हुआ था, प्रतापपुर, जो देवरिया वाला प्रतापपुर है, ठीक है, प्रतापपुर में। ओके, 1903। रिसड़ा में जो पहली जूट मिल खुली थी 1855 में। अब मुझे बताओ रिसड़ा कहाँ पर पड़ता है? ये रिसड़ा जो पड़ता है, यानी प्रथम जो जूट मिल का उत्पादन हुआ, तो आपको हो गई ये वेस्ट बंगाल में, बंगाल में हुआ था। भारत में स्टील का पहली बार जो उत्पादन हुआ वो हुआ 1874 में, ये भी बंगाल में हुआ। क्या बोलोगे? स्टील का उत्पादन भी कहाँ पर हुआ? ये भी बंगाल में हुआ आपका। बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का जो आरंभ हुआ वो 1854 में हुआ। कौन सी कंपनी थी? बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल जिस कंपनी ने बनाई उसको बोलते थे बॉम्बे स्पिनर, द बॉम्बे, बॉम्बे स्पिनर। अच्छा मुझे कागज का और बता दो आप, द बॉम्बे स्पिनर। तो क्या कम हो जाएगा क्रम, बताओ जरा, क्रम क्या हो जाएगा? क्रम तो आसान है इसमें, 54 55, यानी कि 4 2, 4 2 और 3 1 बन जाएगा, 4 2 3 1 बन जाएगा, 4 2 3 1 भैया बन जाएगा, ठीक है। कागज का बताओ मुझे, पहली बार कागज का प्रथम उत्पादन, कागज का उत्पादन हुआ था 1832 में, कहाँ से? श्रीरामपुर से। कहाँ से? श्रीरामपुर से हुआ था, और ये भी कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में, क्योंकि उद्योग यहीं फूले फूले। लेकिन क्या ये सफल रहा था? आप कहेंगे नहीं। अगर आपसे पूछे कागज का सफल पहली बार कब हुआ था, तो वो हुआ था 1867 में, ठीक है, बालीगंज से हुआ, वेस्ट बंगाल से ही था, बालीगंज से। ये एक सफल उत्पादन रहा था। तो पहले वाला उत्पादन क्या रहा था? वो असफल रहा था, असफल रहा था। नेक्स्ट आगे आएंगे। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है, क्या रिजर्व बैंक भी अन्य बैंकों से ऋण लेता है? आप कहेंगे हाँ जी भैया। तो रिजर्व बैंक जब अन्य बैंकों से ले तो इसको तो उल्टी बात हो गई, तो उल्टी बात होगी, तो रिवर्स रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट। और रेपो रेट पर क्या होता है? जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उन सबको ऋण देता है, वाणिज्यिक को क्या बोलेंगे इसमें? हम कहेंगे कि भैया इसमें क्या होता है, ये आपका वाणिज्यिक बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को क्या करते हैं, को ऋण देता है रेपो रेट पर। अभी वर्तमान में बताओ कितनी है रेपो रेट, वर्तमान में बताओ, ठीक है। और बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट, तो बैंक रेट भी आप कहेंगे, बैंक रेट होती है आरबीआई वाणिज्यिक संस्थानों को जिस पर ऋण देता है। अगर हम बात करें वर्तमान में, यानी पिछले महीने की बात करें, तो रेपो रेट कितनी चल रही है हमारे देश में, बताओ? रेपो रेट होती है आपका हमारे देश में अभी 6%। आपसे पूछे बैंक रेट हमारे देश में कितना है, तो 6.5%। कितना? 6.5%। अगर आप पूछे रिवर्स रेपो रेट कितनी है, ट्रिपल आर कितनी चल रही है, तो 3.35%। रेपो रेट ये चेंज होती रहती हैं, ठीक है, तो परीक्षा से पहले इसको देखना है इसके आसपास में। निम्न में से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था, ताकि बैंकों में सुधार हो पाए? तो वो कौन सी थी? मल्होत्रा समिति थी, तलैया समिति थी, नरसिम्हन समिति थी, या फिर आपका केलकर समिति थी? केलकर समिति का नाम आप सबने सुना होगा, बताओ जरा भैया, इसको कौन बता सकता है? केलकर समिति का संबंध किससे है? तो केलकर समिति का संबंध है जीएसटी से। किससे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। चलैया समिति का संबंध किससे था? आपका ये कर सुधारों के लिए थी। किसके लिए? टैक्स रिफॉर्म्स के लिए। किसके लिए? कर सुधार के लिए थी। मल्होत्रा समिति की हम बात करें, ये बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। किसके लिए? बीमा क्षेत्र में सुधार। तो कौन सी बची? बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए थी। तो आप कहेंगे भैया ये थी नरसिम्हन समिति। देखो कुछ कमेटीज बहुत पूछी जाती हैं, जैसे तेंदुलकर समिति, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो तेंदुलकर जो कमेटी थी, कमेटी आप लिख लेना है ना, ये गरीबी रेखा को देखती थी, ठीक है, गरीबी रेखा को, यानी कि पॉवर्टी, पॉवर्टी को देखने के लिए। एक रंगराजन समिति थी, ये पेमेंट बैलेंस के लिए थी। रंगराजन समिति किसके लिए थी? भुगतान संतुलन, पेमेंट बैलेंस, भुगतान संतुलन अर्थात पेमेंट बैलेंस की बात करती थी। आबिद हुसैन समिति बताओ, आबिद हुसैन समिति, आबिद हुसैन समिति किसके लिए थी? तो आबिद हुसैन समिति आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, लघु उद्योगों के लिए। किसके लिए? लघु उद्योगों के लिए। वांचू समिति बताओ किस लिए थी? वांचू, वांचू कमेटी थी डायरेक्ट टैक्सेस के लिए, प्रत्यक्ष करों के लिए, प्रत्यक्ष करों के लिए, ठीक है। एक बहुत पूछी जाती है सरकारिया,
सरकारिया आयोग पूछा जाए या सरकारिया समिति, सरकारिया क्या बोलेंगे, सरकारिया किस लिए थी, तो वो था सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए, केंद्र राज्य संबंध, क्या बोलोगे, केंद्र राज्य संबंधों के लिए थी आपका सरकारिया समिति, सरकारिया समिति। एक वर्थ कमेटी थी, एक वर्थ कमेटी क्यों जानी जाती है बताओ देश में, एक वर्थ कमेटी जानी जाती है, रेलवे बजट और आम बजट इसने अलग अलग कर दिए थे, रेलवे बजट और आम बजट, और आम बजट को क्या कर दिया था, आम बजट को सेपरेट कर दिया था, आम बजट को अलग करने के लिए, ठीक है, बजट एंड रेलवे बजट को अलग कर दिया गया। अच्छा, अगर हम पूछे ये दोनों आपका रेलवे बजट और आम बजट एक किससे हुए थे, तो वो है फिर आपका विवेक समिति, जिसको हम बोलते हैं विवेक देवराय समिति, विवेक देवराय। इसने क्या कर दिया था, रेलवे बजट और आम बजट को ऐसे लिख लेना, रेलवे प्लस प्लस जो आपका बजट आता है उसको एक कर दिया था कि भाई एक साथ आएंगे, रेलवे और बजट को एक कर दिया था, ओके। रेखी समिति किस लिए थी, रेखी कमेटी, रेखी समिति थी आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, जीएसटी कैसा टैक्स है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो आप कहोगे भैया वो भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, कैसा है, जीएसटी कैसा टैक्स है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है, कैसा, इनडायरेक्ट टैक्स है, ओके। रेखी समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत का पूर्ण रूप क्या है, अमृत किसको बोलते हैं, अमृत योजना शुरू हुई थी हमारे देश में 2015 में, क्या बोलोगे, आपका जून 2015 की योजना है, और इसमें लक्ष्य रखा गया था शहरों में जो सीवेज जल होता है या शहरों में जो वाटर सप्लाई होती है, वाटर सप्लाई को अच्छा रखने के लिए, तो क्या बोलेंगे, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, एकदम से ठीक है, अटल मोड नहीं होगा, अटल मिशन होगा, अटल मिशन होगा। एक हृदय योजना चलाई गई थी, हृदय, हृदय का पूरा नाम लिखो भैया एक बार, या कुछ लिखो, एच किस लिए स्टैंड करता है, आर क्या होता है, आई क्या है इसमें, डी क्या है, ए क्या, एक अक्षर लिखना आपको इसमें से। एच फोर है हेरिटेज, एच फोर है हेरिटेज, हेरिटेज यानी कि हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट, क्या बोलोगे, एच आर आई मतलब हेरिटेज हो गया, फिर सिटी डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट एंड ए फोर होता है इसमें ऑगमेंटेशन, क्या बोलोगे, एंड ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन योजना, ये थी आपकी योजना। ये कब शुरू हुई थी, हृदय भी 2015 में, ठीक है, ताकि देश में जितनी भी आपका जो समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत का मतलब क्या है, आपका जितना भी कल्चरल हेरिटेज है, तो उस कल्चरल हेरिटेज को सिक्योर रखने के लिए, तो पूछे हृदय योजना क्यों चली, तो समृद्ध जितने भी सांस्कृतिक विरासत थी, समृद्ध, सॉरी ये ऐसे लिख लो ना आप आसान से शब्दों में, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देना था, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देने के लिए, संरक्षण देने के लिए देश में एक चली थी प्रसाद योजना, उसका पूरा नाम लिखो, PRASAD, प्रसाद योजना, बताओ जी, प्रसाद योजना से क्या मतलब है, प्रसाद, फ्लैगशिप कार्यक्रम में बहुत पूछा जाएगा ये, ठीक है, प्रसाद, ये चली थी 2017 में, ठीक है, ये पर्यटन को विकसित करने के लिए, जो पर्यटन हमारा यानी कि जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो P4 क्या थी, पिलग्रिमेज, क्या बोलोगे, पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन, क्या बोलोगे, रिजुविनेशन, रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल, एंड S4 स्पिरिचुअल यानी कि जो हमारे आध्यात्मिक चीजें हैं, स्पिरिचुअल, ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन ड्राइव, ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन ड्राइव इसको कहा गया है, क्या बोलेंगे, पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज, पी से पिलग्रिमेज, आर से रिजुविनेशन, रिजुविनेशन आपका रिजुविनेशन, और ए से एंड, एस से स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, ए से ऑगमेंटेशन और डी से ड्राइव हो जाएगा, प्रसाद योजना। तो किस लिए चलिए लिख लेना, पर्यटन, पर्यटन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए चली है, ठीक है, बोलेंगे अभी फटाफट से, बोलो भाई फटाफट से, बहुत बढ़िया, आगे आएंगे, क्या बोलोगे, उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित कोपरा का क्या पूर्ण रूप क्या है, कोपरा क्या होता है, कोपरा क्या होता है, बोलो, आर ए कंज्यूमर, सीओ से कंज्यूमर, PR से प्रोटेक्शन और ए से एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है ये, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में आया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो आप कहोगे कंज्यूमर उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए 1986 में आया था, कब आया था, 1986 में हुआ, लेकिन कभी भी पूछ ले इसमें प्रतिस्थापन कब से हुआ, अभी रिफॉर्म्स हुए इसमें, तो इसकी जगह क्या हुआ, प्रतिस्थापन 2019 में हो गया, इसका कब हो गया, 2019 में इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसी का स्लोगन है, साथ ही आपका पूछा जाता है किस एक्ट का स्लोगन है, जागो ग्राहक जागो, क्या स्लोगन है इसका, जागो, जागो ग्राहक जागो, सुना है तुमने ये, यस और नो, जागो ग्राहक जागो, ठीक है, अक्सर रेडियो वगैरह पे सुना होगा। एक हमारे देश में चलता है एग मार्क एक्ट, बताओ
एग मार्क एक्ट किस लिए होता है? एग मार्क एक्ट होता है 1937 का है। ये खाने के उत्पादों पर होता है, जितने भी खाने के उत्पाद हैं हमारे, खाने के उत्पाद हैं आपका, ठीक है, खाने के उत्पाद हैं। ट्रेडमार्क एक्ट ये कब आया था? ट्रेडमार्क आपने देखा होगा कि भाई आपको कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। ये 1999 का है। ये क्या है? ये जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वस्तु और सेवा की पहचान और कौन सी इस चीज़ के उपयोग के लिए, पहचान और उसका उपयोग, यानी कि उसको साथ ही आपका कैटेगराइज करने के लिए ट्रेडमार्क एक्ट आया। अच्छा, ट्रेडमार्क एक्ट इसमें संशोधन कब हुआ आपसे पूछ ले? ट्रेडमार्क एक्ट में संशोधन कब हुआ? 2016 में हुआ। कब हुआ? 2016 में हुआ। हमारे देश में एक आईएसआई मार्का चलता है, नहीं चलता? आप कहेंगे हाँ जी भैया। आईएसआई किस लिए होता है? औद्योगिक उत्पादों के लिए, जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं औद्योगिक उत्पादों के लिए होता है। आईएसआई का पूरा नाम लिखो तो क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। क्या होता है आईएसआई का पूरा नाम? आईएसआई का नाम क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन होता है, इंस्टीट्यूशन होता है। बहुत बढ़िया, एबीसी ने लिखा है 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। हाँ जी, एक की माचिस 5 में दे दी तो उपभोक्ता के अधिकारों का हनन हो गया। बहुत बढ़िया। तो नायक बैच पॉलिटी यूपीएसआई के लिए पर्याप्त है? हाँ जी पर्याप्त है साथी, लेकिन आप उसमें क्या करना, आपका पीवाईक्यू जरूर लगा लेना, पिछले जो भी बाकी एग्जाम्स के भी है ना, पीवाईक्यू जरूर लगाना यूपीएसआई वाले। ओके, कोपरा। नेक्स्ट है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। घर्षण बल, जैसे आप चल रहे हो, आप क्यों चल पा रहे हैं, या मैं इस पेन से क्यों लिख पा रहा हूँ, तो फ्रैक्शन की वजह से लिख पा रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रैक्शन की वजह, फ्रिक्शन नहीं होता तो लिख नहीं पाते, तो क्योंकि वो विपरीत काम करता है इसके, क्या करता है? हमेशा ऋणात्मक काम करता है, हमेशा ऋणात्मक, ठीक है। क्या बोलेंगे? हमेशा ऋणात्मक काम करता है। अच्छा मुझे बताओ, जितना जो घर्षण बल होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, घर्षण बल, वो कितनी प्रकार का होता है? प्राइमरी तो वो 2 प्रकार का होता है। एक तो उसमें होता है स्थैतिक, अर्थात आपका स्थैतिक को क्या बोलते हैं? स्टैटिक हो गया आपका, स्टैटिक हो गया, स्थितिक बोल दो इसको, ठीक है। और एक होता है आपका गतिज अर्थात डायनेमिक होता है। क्या होता है? गतिज अर्थात डायनेमिक। स्थापित का क्या मतलब है? जो रखी चीज पर हो आपका, जैसे कि आप किसी संदूक को खिसका के ले जा रहे हैं, चौकोर चीज। इसी में दोस्त आपका, आप सरपी भी जानते होगे, सरपी, सरपी बोलते हैं ना, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग, ठीक है, सरपी होता है। और फिर इसी में क्या होता है आपका? वो लोटनिक होता है, लोटनिक, लोटनिक बोले तो रोलिंग फ्रिक्शन। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये रोलिंग फ्रिक्शन, और ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है बताओ? नंबर दे देते हैं, 1 2 3। वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी होती है? पावरफुल कौन सा होता है? स्टैटिक होगा आपका, स्लाइडिंग होगा, या फिर आपका रोलिंग होगा, या फिर रोलिंग होता है? बताओ सबसे ज़्यादा। भाई चीज़ जिस पे घर्षण ज़्यादा लगेगा तो उस चीज़ को उतना विरोध करना पड़ेगा। आप भरी संदूक खींचने लग जाओ तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन कोई गोल चीज़ है तो बॉल पे आपको कम जोर लगाना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा किस में पावर होती है? वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन में होती है। किस में? स्टैटिक फ्रिक्शन में होती है। निम्न में से कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? गैस का जो आयतन है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस है, वो आपका क्या बोलेंगे? प्रेशर ऑफ गैस के क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये बॉयल का नियम बताता है, ये लुसाक का नियम बताता है, या फिर चार्ल्स लॉ बताता है, या आवोग्रादो? आवोग्रादो तो हम आपको बता चुके हैं। आप कहोगे ये बताता है भैया आपको बॉयल का नियम। चार्ल्स का नियम क्या बताता है? स्थिर दाब पर गैस का जो आयतन होता है, स्थिर दाब पर गैस का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस ऑन ए कांस्टेंट प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अर्थात स्थिर दाब पर गैस का जो आयतन होता है वो परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। स्थिर दाब पर बोलेंगे, स्थिर दाब पर गैस का जो आयतन होगा वो आपका दोस्त परम ताप के अनुक्रमानुपाती होगा। ये चार्ल्स का नियम कहता है। अगर बॉयल के नियम की बात करें हम, तो बॉयल का नियम क्या बताता है आपको? या एक चीज और, बॉयल का नियम तो हमने आपको बताई दिया, गैस का आयतन गैस के दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ पर क्या होगा? स्थिर दाब पर आयतन ताप के अनुक्रमानुपाती। तो वहां पर प्रेशर की बात और यहाँ पर टेम्परेचर की बात है, ठीक है। तो टेम्परेचर की बात जिसमें आ रही है वो कौन है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे आदमी की चाल बढ़ जाती है, ऐसे याद रखना। ताप के अनुक्रमानुपाती बताया गया, चाल बढ़ जाती है, चाल, ठीक है। चाल बढ़े, वहां पे क्या बताया गया? दौल। क्या बताओगे? दाब। दाब से क्या बोलेंगे? दाब में आदमी बाय करके चला जाता है। आप किसी के ऊपर प्रेशर मत बनाना। दाब में व्यक्ति क्या करके चला जाएगा? आपको बाय बाय कर जाएगा। आप किसी की जिंदगी में ज्यादा प्रेशराइज करोगे उसको। बोलो जी। जिस तापमान पर जिस जिस तापमान पर जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाए, किसी किसी गैस का आयतन आयतन क्या हो जाए? शून्य हो जाए, ठीक है। एट विच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी जीरो।
किसी गैस का आयतन शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम शून्य ताप, परम शून्य ताप। इसी के लिए इक्वेशन है आदर्श गैस की समीकरण का इक्वेशन क्या होता है? जो भी हमारी आदर्श गैस होती है उसका साथ ही आदर्श गैस का जो समीकरण होता है वो क्या होता है बताओ? आदर्श गैस का समीकरण निकल के आता है, यहाँ से आप सब पढ़ते होंगे, पीवी बराबर एनआरटी होता है। क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी होता है। या पीवी पीवी जो साथी बॉयल के नियम में क्या होता है? पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, यानी कि पीवी बराबर स्थिरांक होता है। क्या होता है? स्थिरांक होता है, स्थिरांक होता है। स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है? सामान्यतः स्तनधारियों के बाल होते हैं। हाँ जी, स्तनधारियों के बाल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो मैं आपका बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं। हाँ जी, स्तनधारी हैं तो स्तन ग्रंथियां होंगी। इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, ये पूछा गया? नहीं भैया, इनके हृदय में स्तनधारियों के होते हैं 4 प्रकोष्ठ। कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य यार स्तनधारी है, याद रख लो। कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, हाँ अंडे देते हैं। कौन कौन है? जैसे प्लेटिपस है, एकेडना है। प्लेटिपस स्तनधारी क्या बोलेगा? आपसे ये पूछ लेगा स्तनधारी जो अंडा देते हैं उनका नाम लिखो, तो क्या बोलोगे? एकिडना है और आपका प्लेटिपस है, प्लेटिपस है। याद रख लेना, जब भी स्तनधारी हो तो एक स्टेटमेंट और पूछा जाता है, क्या ये उच्च तापी होते हैं? उच्च तापी और नियत तापी दोनों होते हैं, याद रख लेना। क्या होते हैं ये? आपका हाइपरथर्मिया और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं, नियत तापी दोनों होते हैं। क्या बोलेंगे? हाइपरथर्मिया एंड टेरेस्ट्रियल, बोथ ऑफ देम। ओके। मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में, रक्त परिसंचरण से मतलब ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है किसमें? आपका मछलियों में। तो उसमें क्या होगा? वो निलय से रक्त केवल क्लोमो गिल्स में जाता है, गलत बताना है। क्लोमो से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में जाता है, एकदम से ठीक है। कहाँ जाएगा? निलय से आपका क्लोम्स में, और क्लोम्स से आपका बाकी हिस्सों में। दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण, देखो याद रख लेना, मत्स्य वर्ग में कभी भी दोहरा नहीं होता, इसमें साथ ही आपका सिंगल सर्कुलेशन होता है, यानी कि इकहरा होता है, इकहरा, इकहरा परिसंचरण होता है, इकहरा। शरीर से रक्त अलिंद में प्रवेश करता है, एकदम से ठीक बात है, यानी कि वही गलत हो गया। क्या बोलेंगे? वही गलत हो गया आपका। और आपका अगर हम आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे बताओ जितने भी मत्स्य होते हैं, मछली होती हैं, वो सब के सब आपका अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं या नहीं? एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट करते हैं या नहीं करते? अपशिष्ट का उत्सर्जन, अपशिष्ट तो मनुष्य भी निकालता है अपनी बॉडी से। आप कहेंगे हाँ भैया सुबह को हम भी चले जाते हैं। अपशिष्ट का उत्सर्जन जो होता है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट होता है, तो मछलियों से वो किस फॉर्मेट में होता है? तो याद रखना, अमोनिया के फॉर्मेट में होता है। किसमें? अमोनिया के फॉर्मेट में। और पक्षी इसी को किस फॉर्मेट में करेंगे? पक्षी कभी भी पूछा जाए, पक्षी जो उत्सर्जन करते हैं वो याद रख लेना, पक्षी जो उत्सर्जन करते हैं साथी, जैसे ये अमोनिया के फॉर्मेट में करेगा, ठीक है, तो पक्षी किस फॉर्मेट में करेंगे? यूरिक एसिड के फॉर्मेट में, यूरिक अम्ल। और मनुष्य किस में करता है? मनुष्य की बात करें अगर हम, ह्यूमन की बात करें, तो मानव जो होता है, मानव जो होता है वो फॉर्मेट में आता है यूरिया के फॉर्मेट में, यूरिया, यूरिया के फॉर्मेट में। यूरिया का फॉर्मूला लिखो फटाफट से। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 यार मैं ही भूल गया, नहीं सॉरी, NH2CO NH2 होता है। क्या होता है? NH2CO NH2 होता है, NH2ONH2, यानी NH2 का होल ट्वाइस CO होता है। किसने बनाया था यूरिया को? फ्रेडरिक वोलर ने, फ्रेडरिक वोलर ने बनाया था। किसने बताया? फ्रेडरिक वोलर ने उसको बनाया था। ओके, ये आपको याद रख लेना। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि अगर मैं पूछूं, मछली, मछली सांस लेती है, रेस्पिरेशन करती है, वो श्वसन दर होती है, तो इसका जो श्वसन होता है वो किससे होता है? गलफड़ों से होता है, याद रखना, गिल से होता है। श्वसन कैसे करती है अपना? गलफड़ों से होता है, यानी कि गिल्स से होता है, ठीक है। सबसे जहरीली मछली कौन सी है बताओ जरा? दुनिया में ज्ञात सबसे जहरीली मछली पफ्फर है। कौन सी है? पफ्फर, पफ्फर याद रखना। हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया है? पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन वो शुरू किया है साथ ही आपका लेह में। क्या बोलोगे? लेह में किया है, लेह में। इसरो की स्थापना बताओ, इसरो को कब स्थापित किया गया? इसरो को 1969 में स्थापित किया गया था। डेट थी 15 अगस्त, 15 अगस्त। हेडक्वार्टर क्या है इसका? हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु। क्या बोलोगे? बेंगलुरु। अगर मैं आपसे पूछूं पहले क्या होता था ये इसरो? इसरो पहले होता था ये इंकोस पार। क्या होता था? इसको पहले बोलते थे इंकोस पार, इंकोस पार इसको बोलते थे, यानी कि क्या बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ से बोलते थे हम इसको इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस एंड रिसर्च, स्पेस एंड रिसर्च। तो क्या बोलेंगे इसको? पहले कहा जाता था इसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। बहुत बार पूछा जाता है कि भैया इसकी पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी? अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। तो इसको पूछा था पहले इसकी पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी? तो पहले इनको स्पार था। कब बना था? 1962 में बना था, 1962।
फिर इसी को क्या कर दिया गया, इसरो बना दिया गया। किसने बनाया इसको, इंको स्पार, यानी इसकी जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसको बनाया था विक्रम साराभाई ने। विक्रम साराभाई ने, याद रखना है इसको, विक्रम साराभाई ने इसको स्थापित किया। ठीक है, मुझे बताओ हमारे देश ने अभी हाल ही में चंद्रयान 5 की घोषणा कर दी है, वो हम किसकी मदद से भेजेंगे, वो भेजेंगे हम जापान की मदद से, जाक्सा की हेल्प से। किससे, जाक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा आपका जापान की है। अभी याद रख लेना दोस्त, एक तो इसरो ने अभी हाल ही में क्या किया है, प्रोबा 3 मिशन को भेजा है। किसको, प्रोबा 3 मिशन किसने भेजा है, ये आपका इसरो ने भेजा है आपसे। जैसे आपसे पूछ ले, हमारा एक आदित्य L मिशन था, आदित्य L मिशन किसके लिए बनाया गया था अध्ययन के लिए, बताओ। आदित्य L मिशन किसके लिए था, ये सूर्य के लिए बनाया गया था हमारे देश में। किसके लिए, सूर्य के अध्ययन के लिए बनाया गया था, और इसको लेके गया था PSLV XL-C57, इसको लेके गया था PSLV XL-67। ये रॉकेट का नाम है, रॉकेट का, यानी किससे उसको लॉन्च किया गया। PSLV का फुल फॉर्म जानते हो, PSLV का फुल फॉर्म लिखो जो नहीं जानता, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऐसे इसमें GSLV पूछा जाता है, GSLV क्या होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें SLV भी पूछा है, ASLV भी पूछा जाता है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, ऑगमेंटेड। देखो दोस्त, हमें इस बार भी आपका फ्राइडे आपका क्लास नहीं होगा, फ्राइडे आपका क्लास नहीं होगा। एक बार थम्स अप कर दो, सबके पास ये मैसेज रहेगा, कल होगा, फ्राइडे नहीं होगा, फ्राइडे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अपनी आंखों में फिर से वही दिक्कत है, तो उसने कहा उसको रेस्ट में मेंटेन करो, आपको दिख भी रहा होगा, है ना। वो स्क्रीन की वजह से बहुत इफेक्ट पड़ता है, उसमें बहुत दर्द होता है, तो अभी भयंकर दर्द है, चश्मा उसका इलाज है नहीं। इसरो ने भारत का पहला एनालॉग कुछ ढूंढेंगे इसके लिए, इस कलर को किया था, इसीलिए मैंने कहा था कि ये कलर है ना, ये दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन ये करता है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में आपका ये जीता है आपका गुलवीर सिंह ने। किसने, गुलवीर सिंह ने जीता है। अब मुझे बताओ, विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर जो ये दौड़ हुई है, तो ये किस देश में हुई है, आपसे ये पूछ लेगा तो आप बोलेंगे भैया ये जापान में हुई है। कहाँ पर हुई है, ये आपका जापान में हुई है, जापान में। ठीक है, जापान में आयोजित हुई है, और यहाँ पर इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है, 13 मिनट 11 कुछ सेकंड में दौड़ गए। और अविनाश सांबले, इनको याद रख लेना, इन्होंने एशियन गोल्ड, जो एशियन गेम्स थे 2023 वाले, उसमें क्या कौन सा मेडल जीता था, एशियन गेम्स 2023 में इन्होंने जीता था गोल्ड। ओलंपिक में थोड़ा चूक गए थे ये, ठीक है। एशियन गेम्स 2023 किस देश में हुए थे, चीन में हुए थे, चीन में। और कौन से पार्ट में खेलते हैं आपका अविनाश सांबले, तो 3000 मीटर स्टीपल चेज में, क्या बोलोगे, 3000 मीटर स्टीपल चेज में ये खेलते हैं आपका। ठीक है, नेक्स्ट है 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को सहयोगी देशों के रूप में चुना गया है, किस देश को, बताओ जी। हॉर्नबिल, हॉर्नबिल कहाँ पर होता है, हॉर्नबिल, तो किसको चुना गया है, अभी वेल्स को चुना गया। देखो हॉर्नबिल से याद रख लेना, हॉर्नबिल की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सन 2000 से। कब से हुई थी, सन 2000 से हुई थी। और प्रत्येक वर्ष ये कब से कब तक मनाया जाता है, 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक, 1 से 10 दिसंबर, यानी कितने दिन हो गए टोटल, 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। क्यों जी 1 दिसंबर ही क्यों, क्योंकि 1 दिसंबर जो है ना, ये नागालैंड का स्थापना दिवस है। हॉर्नबिल कहाँ पर बनता है, ये नागालैंड में बनता है, तो ये नागालैंड का स्थापना दिवस है। तो क्या नागालैंड की स्थापना सन 2000 में हुई थी, नहीं, नागालैंड तो स्थापित हो गया था 1963 में, लेकिन 2000 से इसको मनाया जाना शुरू। ठीक है, और हॉर्नबिल को हम बोलते हैं दक्षेस पक्षी, किस पक्षी की याद में, दक्षेस पक्षी की याद में। अब बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं, मुझे बताओ नागालैंड के अलावा और कौन सा राज्य है जो हॉर्नबिल को मनाता है, नागालैंड के अलावा है, ठीक है, नागालैंड के अलावा और कौन सा राज्य है जो उसको मनाता है। देखो नागालैंड को हम हमेशा बताते थे आपको, नाग, नाग के लिए भाई आप नाग, आप जा रहे थे किसी बाइक वगैरह पर, आपने हॉर्न बजा दिया, एकदम बिल से आ गया नाग, हॉर्न, हॉर्न बिल, बिल से बजा दिया आपने, आके आ गया नाग, आ गया। त्रिपुरा भैया, त्रिपुरा, त्रिपुरा वाले सारे ठीक है, त्रिपुरा वाले सारे ठीक है, अरुणाचल वाले अपने पास से ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। त्रिपुरा मनाता है इसके अलावा। नागालैंड, तो नागालैंड के अन्य त्योहार बताओ हमको क्या है, तो नागालैंड, नाग, नाग हॉर्न बजते ही बिल से बाहर आ गया, बाहर आ गया। यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है मो आंसू, मो तो भाई आंसू आ गए एकदम से, आंसू आ गए, ठीक है, लड़की बोली मो तो आंसू आ गए एकदम से। 3 दिन के लिए मनाया जाता है, क्योंकि भाई सामने लड़की तो रोने लग जाएगी ना, एकदम से सामने आ जाए तो सी क्राई, उसकी स्कूटी थी, हॉर्न बज गया उसको, एक तो स्कूटी उल्टी सीधी चलाती है, सैक्रे नहीं, सी क्राई, सी क्राई करने लग गई, सी क्राई। तो सैक्रे नहीं भी कहाँ का है, वो भी आपका 10 डेज का ही एक फेस्टिवल है। सी क्राई करने लगी, अरे कोई नाग से मुझको बचाओ, एकदम एक लड़का आता हीरो बन के बोलता मैंने तुमको यम से बचा लिया,
यम से, ठीक है। और नहीं तो अभी जो नाग था ना वो आके आके लेग पे खा जाता, तुम्हारी लेग पे खा जाता, ठीक है, लेग पे खा जाता, ठीक है। बुसु दीमा, क्या बोलोगे, बुसु दीमा। और अब बोला उसने तुलुनी, तुलुनी फेस्टिवल, यानी अब हमारी तुलना तुम खराब लड़कों में मत करना, वी आर द हीरो, ठीक है। तुमको स्कूटी चलानी नहीं आती, लड़की की स्कूटी तुमने देखी होगी कैसी चलाती है वो सब जानते हो उस बारे में, कुछ बताना भी बेकार है। तो क्या बोलेंगे, ये आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल है और ये आपका होमवर्क है। हॉर्नबिल भारत के किन दो राज्यों का राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी है। आंसर लिखते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपनी मेहनत को जारी करते रहें, ठीक है। देखो जो भी आपका स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी का मतलब ये है जीएस में बेहतरीन स्कोर करना है, तो दोस्त सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि अपने आप को डेली, एक तो जो घंटे आप रिजर्व कर रखे होंगे आपने, 2 घंटे या 2.5 घंटे या 3 घंटे, जो भी आप जीएस पढ़ते हो, 3.5 घंटे, भाई आपका अगर कोई पार्ट स्ट्रांग है तो उसको थोड़ा कम समय दे दो, जो कमजोर है उसको थोड़ा ज़्यादा दे दे, वो बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। तो अपने टाइम टेबल में सुबह डेली खुद को टारगेट दें कि भाई ये मुझे सेट लगाना है, इसका रिवीजन करना है 15 मिनट में। और आपका इसके अलावा जो मेरे पास 1 घंटा बचा, 1 घंटे में उसके लिए आप ये सोच लो कि आप अपने आप को 5 टॉपिक दे दो डेली, ठीक है। 5 टॉपिक दे दो, या तो ये दे दो भी इनिशियल स्टेज से एक एक टॉपिक पढ़ता चलूंगा शुरुआत से इस सब्जेक्ट का, जिसको मैं रिवाइज करता चलूँ। तो ऐसे क्या है, डेली डेली 5-5 6-6 टॉपिक आपके थ्योरी के भी आपको रिवाइज करने हैं। एक बार थम्सअप करो, जी हाँ। यानी कि आपका एक दिन जैसे 5 ईयर प्लान आपने किसी दिन पढ़ लिया, ठीक है। कोई बड़ा टॉपिक है तो वो 2-3 दिन में भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेंसस है, बड़ा टॉपिक है, उसको 2-3 दिन में पढ़ लो। आपका ट्रिब्यूटरीज है, भारत की आपका नदियाँ हैं, उनको पढ़ लो एक दिन। भारत का आपका जोग्राफिकल कंडीशन है, तो जब आप अच्छे से अगर पढ़ चुके हैं तो थ्योरी में रिवाइज बहुत जल्दी हो जाता है ना। और उसके बाद में मैक्सिमम प्रैक्टिस, मैक्सिमम प्रैक्टिस। और जब कहीं आपको लगे यार इसमें तो ये फैक्ट्री बन सकता है, तो थोड़ी सी रिसर्च भी कर लिया करो, 10-20-50 मिनट आपका, है ना। और ऐसे ही पढ़ते रहे, और उसका आपका भैया क्वेश्चन नंबर 27 देख लो एक बार। 27 में क्या हो गया भाई साहब, 27 में क्या हो गया बताओ फटाफट से, क्या हो गया 27 में। मछलियों के रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचाने, क्या हुआ बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देख लेना तुम, इसमें बता देना मुझे लिख के, कोई बात हो, है ना। ये होमवर्क है आप सब लोगों के लिए। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।